नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अगर माइकल को उन जगहों पर अनजान लोगों से बातचीत करने में कोई एक बात पसंद थी जहां वह अपने कारोबार के सिलसिले में जाता था, तो वही ये थी कि वे कितनी जल्दी मुद्दे पर आ जाते थे। दूसरी ओर उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद ये था कि ऐसे माहौल में अजनबियों के साथ प्रभावी बातचीत करना कितना मुश्किल होता है। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे, लेकिन एसोसिएशन में अब इसका कोई खास महत्व नहीं था। वह यहाँ बेचने आया था, खरीदने नहीं। अगर उसे कुछ खरीदना होता तो वह ब्रांड से बात करना पसंद करता, या उससे भी बदतर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात करना पसंद करता जिसने दोपहर में पहले उसकी सेवा की थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर तय नॉवल F नेट वेबसाइट खोजें। उनकी इच्छा के अनुसार ट्रेड सेंटर के कर्मचारियों ने तुरंत मुद्दे पर बात शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे के सौदे के बाद माइकल ने उन शवों को बेच दिया जिन्हें वह दिन में पहले लाया था। हालांकि इस बिक्री से उनके खाते की राशि में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, जो अभी भी लगभग 2 मिलियन के आसपास थी, लेकिन जो चीज उन्होंने ली और वापस की उसके लिए यह एक अच्छा मुनाफा था। एसोसिएशन में अपना काम खत्म करने के बाद माइकल अपने होटल वापस जाने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से वह सुपर एसोसिएशन की शाखा तक गया था। अंधेरी गलियां। कुछ ही देर बाद माइकल होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, या कम से कम कुछ हद तक जाना पहचाना चेहरा। इसे ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी क्योंकि उसने उस आदमी को लगभग 1 घंटे पहले केवल एक बार देखा था। वह व्यक्ति संयोगवश उसके कमरे के सामने वाले कमरे में ठहरा हुआ था। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उस आदमी ने भौहें चढ़ाईं, हालांकि उसने तुरंत ही एक विनम्र मुस्कान के साथ उसे छुपा लिया। हालांकि माइकल ने शुरुआती प्रतिक्रिया को पहले ही देख लिया था। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा हैरान किया वह थी वह हल्की सी शत्रुता जो उन्होंने महसूस की। ये भावना उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठे उसके साथी से थी। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि दूसरे व्यक्ति से एक परिचित सी आभा निकल रही थी। 2 अलौकिक शक्तियां। माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह होटल में कम से कम 2 अन्य अलौकिक शक्तियों वाले लोगों के साथ ठहर रहा था। अलौकिक शक्तियां रखने वाले प्राणी भी आखिरकार इंसान ही थे, बस वे आम समाज से खुद को छिपाने में अधिक कुशल थे और साथ ही अपना जीवन भी जीते रहते थे। सार्वजनिक स्थानों पर अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को देखना कोई असामान्य बात नहीं थी, हालांकि माइकल का उनसे सामना बहुत कम ही होता था। रैंक 1 पर पहुंचने से पहले अगर कोई अलौकिक प्राणी उसके पास से गुजरता तो उसे पता भी नहीं चलता, जब तक कि वह डिटेक्ट का इस्तेमाल न करता, जिसे उसने ब्रांड के साथ अपने परेशान करने वाले अनुभव के बाद करना बंद कर दिया था। लेकिन अब उनकी तरक्की के साथ उनके बारे में सब कुछ बेहतर हो गया था, जिसमें वे पहलू भी शामिल थे जो स्टेटस पैनल पर नहीं दिखाए गए थे। माइकल को अब किसी अलौकिक प्राणी को पहचानने के लिए डिटेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, बशर्ते कि वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली न हो और उनके पास अपने माना और आभा पर उत्कृष्ट नियंत्रण हो। लेकिन फिलहाल इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था। माइकल को जो बात हैरान कर रही थी वह थी उस व्यक्ति के साथी से मिली हल्की सी शत्रुता जिससे वह 1 घंटे पहले मिला था। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। शत्रुता जितनी जल्दी प्रकट हुई थी उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई थी, लेकिन माइकल को अपनी अंतरात्मा पर भरोसा था। उसकी इंद्रियां उसे धोखा नहीं दे रही थी। अपनी उलझन के बावजूद माइकल वहां ज्यादा देर नहीं रुका। पहले मिले व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन करने और अपने साथी को संक्षिप्त रूप से नमस्कार करने के बाद जिसने किसी कारणवश पहले उसे नमस्कार किया, माइकल अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कम से कम सतह पर तो ऐसा ही प्रतीत होता था। जैसे ही माइकल एक सुनसान कोने में पहुंचा, उसने अपनी पीठ दीवार से टिका ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। बिना किसी झिझक के उसने अपनी चेतना को उत्पत्ति भूमि से जोड़ लिया। जब उसने दूसरी दुनिया में अपनी आंखें खोली तो वह पालथी मारकर बैठा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे वह वास्तविक दुनिया में लौटने से पहले बैठा था। बिना समय बर्बाद किए माइकल अपने कंधों पर बैठे 2 मरे हुए प्राणियों की ओर मुड़ा। उसके दाहिनी ओर मोफो नाम का एक अमर प्रेत था, जो उसकी कमान के तहत अपनी तरह का इकलौता प्राणी था, जिसे उसने ब्लू नाम दिया था। उसके बाईं ओर एक अनोखा बैंगनी रंग का स्पाइस बुश स्वेलोटेल पतंगा बैठा था। दोनों पर सरसरी नजर डालने के बाद माइकल ने उन्हें अपने मार्क ऑफ ओरिजिन में रख लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और वास्तविक दुनिया से फिर से जुड़ गया। कुछ ही सेकंड बीते थे, कुछ भी बदला हुआ प्रतीत नहीं हुआ। माइकल ने अपने आसपास का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चुपके से उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और उन 2 मरे हुओं को बुलाया जिन्हें उसने अभी अभी वश में किया था। वे चुपचाप उसकी हथेलियों के ऊपर मंडराने लगे। माइकल क्या कर रहा था? शुरू में तो उसने अपने काम से काम रखने की योजना बनाई थी, लेकिन उन दोनों आदमियों के बारे में कुछ अजीब सा लगा, बेहद संदिग्ध। लेकिन इतना भी उनके लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जब वह पहले उनके पास से गुजरा तभी उसे एहसास हुआ कि उनकी आभाएं इतनी परिचित क्यों लग रही थीं। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे माइकल अपने पहले मरे हुए व्यक्ति से मिलने के बाद से ही अच्छी तरह से जानता था। मृत्यु की ऊर्जा। हालांकि माइकल मृत्यु की ऊर्जा को बुराई के बराबर नहीं मानता था, लेकिन वह स्वयं इसका प्रयोग करता था। हालांकि उन दोनों के आसपास व्याप्त मृत्यु ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो बेहद विचलित करने वाला था। यह अशुभ और द्वेषपूर्ण सा लग रहा था। साथ ही ऐसा लगा जैसे जिस क्षण उसने आखिरकार उस ऊर्जा को पहचाना, उस ऊर्जा ने उसे पुकारना शुरू कर दिया। माइकल को यकीन नहीं था, लेकिन उसके मन के एक हिस्से को पता था कि उसने एक ही पल में कई आवाजों को उसे पुकारते हुए सुना था।
मरना। अपनी जागृति के बाद पहली बार माइकल ने अपने वर्ग की वास्तविक कार्यप्रणाली को महसूस किया, वे क्षमताएं जो उसके स्टेटस पैनल पर सूचीबद्ध नहीं थीं। तारांकन 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 तारांकन। बेवकूफ, क्या तुम उसे सचेत करने की कोशिश कर रहे थे? होटल से बाहर कदम रखते ही दोनों आदमियों में से बड़े वाले ने गुस्से से कहा। वह स्पष्ट रूप से उनका नेता प्रतीत हो रहा था। माफ कीजिए, दूसरे व्यक्ति ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। हम आखिरकार अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच चुके हैं और उस तरह की एक अप्रत्याशित घटना को देखकर मैं एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा। बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा और भी गंभीर हो गया। दबी हुई निराशा के कारण उनकी सांसें तेज चलने लगीं। बोलने से पहले उन्होंने खुद को संभालने के लिए कुछ पल का समय लिया। वह लड़का हमसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। जब मैंने उसे अपने कमरों के बाहर देखा तो मैं भी हैरान रह गया। वही उस पिछली गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता कि उसकी माना शक्ति हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियुक्त व्यक्ति से इतनी मिलती जुलती क्यों है, और न ही यह कि वह अपनी माना शक्ति को पूरी तरह से दबाने की कोशिश क्यों नहीं करता। लेकिन मेरी बात सुनो, वह एक शक्तिशाली परिवर्तनशील व्यक्ति है। क्या मैंने तुम्हें उससे सावधान रहने के लिए नहीं कहा था? मुझे खेद है, दूसरे व्यक्ति ने फिर से धीमी आवाज में कहा। उसके स्वर में अपराधबोध स्पष्ट था। बस सावधान रहना। मुझे पता है कि तुम तरक्की को लेकर कितने उत्साहित हो और इन तथाकथित आधुनिक किसानों से कितनी नफरत करते हो जो राजाओं की तरह राज करने के बजाय बिड़ों की तरह नियंत्रित होना पसंद करते हैं। लेकिन आज रात बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? मैं समझता हूँ, दूसरे आदमी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन फिर भी वो लड़का, वो इतना छोटा दिख रहा था, फिर भी इतना शक्तिशाली। क्या आपको लगता है कि वो अवेक न है? मुझे शक है। वो बहुत बुरा लगता है। अगर वो अवेक न होता तो उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति हमें आसानी से हरा सकता था। अगर वो खुद न चाहता तो मुझे उसकी माना शक्ति का एहसास भी नहीं होता। इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। वो शायद किसी शक्तिशाली संगठन का कोई विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे किसी नशे की दवा से विकसित हुआ विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति हो। दूसरे व्यक्ति ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह जो भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नेता ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वैसे भी वह जल्द ही मर जाएगा। उन दोनों व्यक्तियों ने इस संभावना पर विचार भी नहीं किया कि माइकल उन दुर्लभ नए जागृत व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने हाल ही में अपना दीक्षा समारोह उत्तीर्ण किया था। सुपर एसोसिएशन के भीतर काम करने वाली ग्रेस के विपरीत ये लोग बिल्कुल अनजान थे। लेकिन ग्रेस को भी माइकल की प्रगति बेहद तेज लग रही थी। हालांकि उन दोनों के लिए माइकल बस एक मजबूत युवक था जिसकी आभा स्पष्ट रूप से परिचित सी थी। मृत्यु को अक्सर बुराई से जोड़ा जाता था। ऐसा माना जाता था मानो ये स्वाभाविक रूप से बुरी चीज हो, लेकिन ऐसा नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो ये जीवन का एक और हिस्सा था। हर चीज का अंततः अंत होता है। अमरता भी एक भ्रम थी। हाँ, अगर कोई सचमुच में भगवान हो तो बात अलग है। बेशक इस तरह का उच्च कोटि का दर्शन माइकल की वर्तमान समझ से बहुत दूर था। एक जादूगर होने के बावजूद भी वह मृत्यु को एक बुरी चीज के रूप में देखता था। मृत्यु का सच्चा अभ्यासी उसे पुनर्तः स्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी वह एक सच्चा अभ्यासी था। कोई भी किसी चीज का अभ्यास करके उसमें निपुणता हासिल कर सकता है, लेकिन उसके वास्तविक सार को समझना दुर्लभ था। व्यवस्थित प्रशिक्षण या मार्गदर्शन के बिना माइकल को अलौकिक चीजों के बारे में जो कुछ भी पता था, वह लगभग सब कुछ उसने खुद ही सीखा था। अब भी उसे यकीन नहीं था कि मृत्यु ऊर्जा सही शब्द है या नहीं, लेकिन अपने और उन दोनों पुरुषों के बीच परिचित आभा को महसूस करने से यह शब्द उपयुक्त प्रतीत हुआ। माइकल ने फोरम पर पढ़ा था कि वह पैनल जिसे केवल जागृत व्यक्ति ही देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की क्षमताओं की व्यापक सूची के बजाय उसका सारांश प्रस्तुत करता है। अब उसे इसका एक हिस्सा पूरी तरह समझ आ गया था, क्योंकि फोरम पर कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि एक अवेकनर नेक्रोमैंसर ऊर्जा जैसी किसी अलौकिक चीज से आवाजें सुन सकता है। उनकी ऊर्जा इतनी बुरी क्यों लगती है? सच तो यह है कि माइकल को पहले से ही इस बात का कुछ अंदाजा था कि ऐसा क्यों हो सकता है। वह इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। दोनों, माइकल एक पृथ्वी से और दूसरा इस दुनिया से, हालांकि पृथ्वी वाला जीवन में अधिक अनुभवी था, ने वास्तव में अंधेरी शक्तियों का सामना नहीं किया था। लगभग सभी अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के हाथ खून से सने हुए थे, जिनमें से कुछ राक्षसों को मारने के कारण थे, जिसका अर्थ था कि उनमें से लगभग सभी में मृत्यु ऊर्जा का अंश मौजूद था। इससे उनमें एक अनूठी उपस्थिति उत्पन्न होती थी जिसे अन्य अलौकिक शक्तियां महसूस कर सकती थीं। हालांकि एक नेक्रोमैंसर होने के नाते माइकल कुछ खास ऊर्जाओं के प्रति अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों की तुलना में भी अधिक संवेदनशील था। इसी वजह से इस बार उन दोनों अलौकिक शक्तियों के आसपास की ऊर्जा उसे कहीं ज्यादा अलग और प्रभावशाली लगी, क्योंकि वह पहले से भिन्न थी। अपने भीतर के डर के बावजूद माइकल ने अपनी योजना पर अमल किया। अमर प्रेत मोफो लेवल 2, रैंक सामान्य। अमर स्पाइसबुश स्वेलोटेल मोथ लेवल 2, रैंक सामान्य। जिस तरह पैनल ने अवेकने की पूरी क्षमताओं का खुलासा नहीं किया, उसी तरह राक्षसों का आकलन करने में भी वह अक्सर विफल रहा। उदाहरण के तौर पर माइकल की स्पेक्ट्रल एंट को ही ले लीजिए। यदि कोई यह मानकर इसके पास जाए कि पैनल अपनी पूरी क्षमता दिखा चुका है, तो उसे गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे इसकी 2 टन की ताकत का सामना करना पड़ेगा। यही बात उसके अनडेड फैंटम मोफो और अनडेड स्पाइसबुश स्वेलोटेल मोथ पर भी लागू होती थी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेल नेट वेबसाइट खोजें। दोनों ही मायावी प्राणी थे जो अपनी क्षमताओं का उपयोग किए बिना भी स्वयं मायावी प्रतीत होते थे। बेशक उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए उनकी नस्लीय क्षमताओं के बावजूद किसी शक्तिशाली अलौकिक शक्ति के लिए उनका पता लगाना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि अहम बात यह थी कि क्या वह अलौकिक शक्ति ध्यान देने के लिए पर्याप्त रूप से परवाह करती थी।
इस परिदृश्य में उन दो मरे हुओं की कमजोरी माइकल की ताकत बन गई, या यूं कहें कि संदिग्ध लोगों पर जासूसी करने के लिए उसके लिए एकदम सही हथियार साबित हुई। अनडेड फैंटम मोफो और अनडेड स्पाइस बुश स्वेलोटेल मोथ का छोटा आकार भी एक महत्वपूर्ण लाभ था। जाना, माइकल ने उन दोनों मरे हुओं को आदेश दिया और वे उससे दूर होटल की इमारत के निकास द्वार की ओर उड़ गए, जो प्रवेश द्वार का भी काम करता था। अजीब बात यह थी कि हालांकि उड़ने वाले वे दोनों मरे हुए प्राणी आकार में छोटे थे, बिल्कुल तितलियों की तरह, जब वे किसी के सामने से गुजरते थे तो ऐसा लगता था मानो वे दिखाई नहीं दे रहे हों, जिससे एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती थी। तारांकन 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 तारांकन। जैसे ही दोनों मरे हुए लोग उसे छोड़कर गए, माइकल ने बिना किसी झिझक के अपनी क्षमता शेयर सेंसस को सक्रिय कर दिया। इस कौशल में बुनियादी महारत हासिल करने पर वह 100 मीटर के दायरे में दो मरे हुए प्राणियों की इंद्रियों से जुड़ सकता था, जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसकी वर्तमान क्षमताओं के कारण वह केवल 300 मीटर की सीमा के भीतर ही मरे हुओं को नियंत्रित कर सकता है, और वे जितनी दूर होते हैं उसका नियंत्रण उतना ही कमजोर होता जाता है। फिलहाल 100 मीटर की दूरी सबसे उपयुक्त थी, बशर्ते लक्ष्य सीमा के भीतर रहें। माइकल ने सोचा वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं और उसकी इंद्रियां उत्तेजित हो गईं। हालांकि उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह उनमें से किसी एक को अलग अलग तो संभाल सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मार गिराना एक चुनौती होगी। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल कभी भी अकेले लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। वह एक जादूगर था, और वह भी असाधारण प्रतिभा का। अनडेड फैंटम मोफो और अनडेड स्पाइस बुश स्वेलोटेल मॉथ होटल से बाहर निकल गए और माइकल उनके पीछे पीछे चल रहा था। अपनी उन्नत इंद्रियों पर भरोसा करते हुए वह इस तरह से आगे बढ़ा मानो उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। सुपर एसोसिएशन शाखा तक आने जाने के उनके पिछले दौरों ने उन्हें ये सिखाया था कि वे अपनी इंद्रियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। उनकी संवेदी क्षमता 20 मीटर के दायरे में सबसे तेज थी, और रोजमर्रा के उपयोग के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की परिस्थिति में अपनी इंद्रियों का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने इस क्षमता का प्रयोग इतनी सहजता से किया मानो वे इसके साथ ही पैदा हुए हों। अपने मरे हुए साथियों के साथ तालमेल बिठाकर माइकल ने यह सुनिश्चित किया कि वह उस इष्टतम सीमा के भीतर रहे जहां शेयर सेंसस निर्बाध रूप से काम करता है। तारांकन 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 तारांकन। अंधकार युग को बीते 200 से अधिक वर्ष हो चुके थे, जब राक्षसों का राज था और शैतानी अलौकिक शक्तियां बेखौफ घूमती थीं। अब 2 शताब्दियों बाद दुनिया कहीं अधिक शांतिपूर्ण थी और तकनीकी और सामाजिक उन्नति के मामले में अपने अंधकार युग से पहले की स्थिति को भी पार कर चुकी थी, या कम से कम अरोरा के अधिकांश लोग यही मानते थे। हालांकि सच्चाई केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को पता थी। अतीत के खतरे खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वे और भी मजबूत हो गए थे। अधिकांश आम नागरिकों को यह भी नहीं पता था कि राक्षसी साधक क्या होता है। यह अज्ञानता काफी हद तक फेडरेशन द्वारा ऐसे मामलों को गुप्त रखने के प्रयासों के कारण थी, जो अक्सर राक्षसी साधकों से जुड़ी घटनाओं को अचानक दरारों या दरारों के फैलने से जोड़ते थे, जिससे राक्षसी गुट काफी निराश होता था। 200 साल बाद भी अरोरा 3 मुख्य गुटों में बनता रहा: धर्मी गुट, राक्षसी गुट और तटस्थ गुट। हालांकि वास्तविकता में प्रत्येक गुट के अंश दूसरे गुटों के भीतर पाए जा सकते थे। फेडरेशन धर्मी गुट का सार्वजनिक प्रतिनिधि था। हालांकि मुख्य रूप से निर्दोषों की रक्षा करने और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन कुछ सदस्य गुप्त रूप से ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जिन्हें नैतिक रूप से संदिग्ध माना जाता था। राक्षसी गुट अराजकता और सत्ता हासिल करने के लिए क्रूर तरीकों पर आधारित होने के बावजूद उसमें ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने अधिक उदारवादी तरीके अपनाए। कुछ तो विकृत होते हुए भी न्यायसंगत प्रवृत्तियों को भी धारण करते थे। संतुलन बनाए रखने के लिए समर्पित तटस्थ गुट में अक्सर ऐसे व्यक्ति शामिल होते थे जिनके धार्मिक और राक्षसी दोनों गुटों से व्यक्तिगत संबंध होते थे। इन अंतर्संबंधों ने अरोरा के राजनीतिक परिदृश्य को जटिल और छिपे हुए एजेंडों से भरा बना दिया। ये सब माइकल की मौजूदा चिंताओं से बिल्कुल अलग था। उसका भविष्य अनिश्चित बना रहा, लेकिन आज रात वह पहली बार अपनी नई दुनिया के गहरे पानी में कदम रखेगा। अगर राक्षसी साधकों को किसी एक चीज की तलाश थी तो वह थी शक्ति, और बिना किसी रोक टोक के उसका उपयोग करने और उसे प्राप्त करने की स्वतंत्रता। वे खुद को श्रेष्ठ प्राणी मानते थे, शासन करने के लिए नियत और केवल ताकतवर के सामने ही झुकने वाले। फिर भी वे उन कमजोरों से भी बदतर जीवन जीते थे जिनसे वे इतनी घृणा करते थे। अपनी उत्पत्ति के बाद से राक्षसी अलौकिक शक्तियों को बार बार दबाया गया था। उनका संघर्ष शेरों के खिलाफ लकड़बग्घों के संघर्ष जैसा था। हालांकि वर्षों के दमन और लगातार हार के बाद वे अंततः पूरी ताकत से लौटने के लिए तैयार थे। माइकल को अपने मरे हुए फैंटम मोर्फो और स्पाइस बुश स्वेलोटेल मोथ के दृश्य के साथ तालमेल बिठाने में कुछ समय लगा। हालांकि अभी भी एक मोनोक्रोम दुनिया तक सीमित होने के बावजूद उनकी दृष्टि से जुड़ना ऐसा महसूस हुआ मानो अनगिनत कैमरों के माध्यम से दुनिया को 360 डिग्री में देख रहे हों। दोहरे कनेक्शन ने इसे और भी अधिक भ्रामक बना दिया। सौभाग्यवश माइकल की उच्च बुद्धिमत्ता ने उसे इसे संभालने के लिए आवश्यक गणनात्मक शक्ति प्रदान की। कुछ समय बाद वह कई कोनों से भरी दोहरी दृष्टि को समझने में कामयाब हो गया। सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि संदिग्ध जोड़ी की गतिविधियां होटल के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थीं, जो कि ज्यादा दूर नहीं था। अगर वे सचमुच जाने का इरादा रखते थे तो माइकल जानता था कि उन्हें रोकने के लिए वह कुछ खास नहीं कर सकता था। उन दोनों का पीछा करते हुए माइकल ने उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। उसने तुरंत कुछ अजीब बात देखी। लगभग हर कुछ मीटर पर दोनों एक विशिष्ट पैटर्न में फर्श पर एक अजीब सी दिखने वाली वस्तु गिराते थे। जब माइकल ने इसे पहली बार देखा तो उसने तुरंत पत्थर जैसी दिखने वाली उस विचित्र आकृति वाली वस्तु पर डिटेक्ट का उपयोग किया। राक्षस के अवशेष, एक निम्न स्तर के दानव के शरीर का अवशेष। राक्षस अवशेष, दोनों चीजों का एक साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था।
इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके सामने जो कुछ भी था उसे उठाना चाहिए या नहीं, ये तय करने में उसकी झिझक के कारण राक्षस के अवशेष जमीन में विलीन होते हुए गायब हो गए। ये घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई थी। जैसे जैसे माइकल उन दो संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करता रहा, पहले व्यक्ति के साथ हुए अनुभव ने माइकल को थोड़ा डरा दिया, लेकिन साथ ही उसे राक्षस के अवशेषों को छूने में बहुत झिझक भी हुई। उन दोनों को छूना कोई अच्छा विचार नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा करने देना भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कुछ अच्छे काम करने वाले हैं। कम से कम उसे उनके कार्यों में कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। किसी राक्षस के अवशेष फेंकना ही इस बात का पर्याप्त संदेह पैदा करने वाला था कि ये दोनों निश्चित रूप से सामुदायिक सेवा नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्हें सार्वजनिक रूप से रोकना, यहां तक कि रात में भी जब सड़क पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, और इसके अलावा भी उनके आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए एक ऐसे झगड़े को जन्म दे सकता था जिससे सार्वजनिक विनाश हो सकता था, जो माइकल नहीं चाहता था। एक पल के लिए वह दुविधा में पड़ गया। सोच विचार के बीच ही अचानक माइकल के मन में एक विचार आया, नहीं, एक एहसास हुआ। मैं आखिर कर क्या रहा हूं? क्या अलौकिक मामलों को संभालने की जिम्मेदारी एसोसिएशन की नहीं है? एक पल के लिए माइकल को मूर्खता का एहसास हुआ। यह स्पष्ट था कि उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं के बावजूद उच्च मानसिक प्रसंस्करण शक्ति का मतलब पूर्ण बुद्धिमत्ता नहीं होता। फिर भी स्मार्ट एक व्यक्तिपरक शब्द था। भले ही सबके पास बेहतर संसाधन होते, फिर भी हर कोई मौजूदा स्थिति को माइकल की तरह अच्छी तरह से नहीं संभाल पाता। जब उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने वेतन से परे की चीजों में खुद को उलझा रहा है, एक ऐसा वेतन जो उसके पास है ही नहीं, तो माइकल ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसके पास एक नई योजना थी, एसोसिएशन को सूचित करना। सुपर एसोसिएशन की अपनी एक हॉटलाइन थी और प्रत्येक शाखा के पास विशिष्ट नंबर होते थे। हालांकि आम लोगों की तरह माइकल को भी यह नंबर याद नहीं था। अगर यह पुलिस हेल्पलाइन नंबर नहीं था तो यह आम जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, यह पूरी तरह सच नहीं था। माइकल आसानी से ऑनलाइन नंबर खोज सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने संपर्कों में उस एक व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जिसने उसी दिन पहले उससे संपर्क किया था। अनुग्रह। उसने उसे उसकी पदोन्नति के बारे में फोन किया था, और चूंकि वे व्यक्तिगत कॉल के लिए पर्याप्त रूप से परिचित नहीं थे, इसलिए उसने एसोसिएशन की आधिकारिक लाइनों में से किसी एक का उपयोग किया होगा। इसके अलावा नियमित संपर्कों और अनियमित संपर्कों के बीच अंतर करना आसान था। अंधेरी गलियों से होते हुए संदिग्ध जोड़ी के पीछे पीछे चलते हुए माइकल ने अपनी उपस्थिति को छिपाने की पूरी कोशिश की। पसीना उसकी पीठ से टपक रहा था। उसने संपर्क ढूंढा और उसे डायल किया। अंगूठी। कॉल लगभग तुरंत कनेक्ट हो गई। फोन पर एक शांत लेकिन गंभीर पुरुष की आवाज सुनाई दी। हेलो, ये सुपर एसोसिएशन है। मैं किससे बात कर रहा हूं और मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? सुप्रभात, मैं माइकल नॉमन हूं और मुझे कुछ बताना है, माइकल ने धीमी संयमित आवाज में कहा। कृपया आगे जाएं। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूं वहां 2 आदमी ठहरे हुए हैं। मैं किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन उनमें कुछ अजीब सा लग रहा था। जब मैंने उनका पीछा किया तो मैंने उन्हें कुछ ऐसी चीजों को संभालते हुए पाया जो किसी राक्षस के अवशेष लग रहे थे। अवशेष जमीन में घुलते जा रहे थे और वे इसे एक तय तरीके से करते रहे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने फोन किया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेल फायर नेट वेबसाइट खोजें। रुको, क्या दानव के अवशेष बचे हैं? हाँ, और आपको ये कैसे पता चला? आवाज में संदेह का भाव बढ़ा, लेकिन साथ ही गंभीरता भी आ गई। मैं एक जागृत करने वाला व्यक्ति हूँ। यह मेरी क्षमताओं में से एक है। मैं समझ गया। और आपका कहना है कि अवशेष जमीन में घुल रहे हैं? हाँ, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर लगता है। कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ। उस आदमी की आवाज तेज हो गई और माइकल को पृष्ठभूमि में तेज हलचल सुनाई देने लगी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, फोन पर सन्नाटा छा गया। माइकल ने आह भरी। इस प्रतिक्रिया ने केवल उसकी आशंका को पुष्ट किया, यह कोई साधारण मामला नहीं था। राक्षस। जैसे ही मैंने इसका जिक्र किया, उसकी आवाज बदल गई। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, फोन पर एक अलग आवाज आई जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। बोलो, तुमने अभी जो कहा उसे दोहराओ। टीचर ब्रान। माइकल चौंक गया। ये वास्तव में ट्रेड सेंटर से ब्रान की आवाज थी। तुम? ब्रान भी उतने ही आश्चर्यचकित लग रहे थे, लेकिन जल्दी ही अपने सामान्य पेशेवर लहजे में लौट आए। आप कहाँ हैं? माइकल ने होटल और उसके आसपास के इलाके का यथासंभव विस्तृत वर्णन किया। हालांकि संदिग्ध जोड़ी वहां से चली गई थी, लेकिन होटल सबसे पहचानने योग्य स्थल बना रहा। माइकल के बात खत्म करते ही कॉल अचानक कट गई, जिससे वह स्तब्ध रह गया। अब क्या? वह अपने अगले कदम को लेकर असमंजस में बड़बड़ाया। वह अपनी दृष्टि को अपने मरे हुए साथी से जोड़ने ही वाला था कि अचानक उसके बगल से एक आवाज आए। ये छिपने के लिए काफी अच्छी जगह है। माइकल का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके शरीर ने सहज प्रतिक्रिया दी। उसने अपना हाथ आवाज के स्रोत की ओर बढ़ाया, लेकिन उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया गया कि उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। सहज ज्ञान तो अच्छा है, आवाज ने शांत भाव से कहा, लेकिन शारीरिक मुद्रा खराब है और शक्ति का वितरण भी बहुत बुरा है, शायद इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत अधिक शक्ति है। माइकल की पलकें फड़क उठी जब उसने ये देखने के लिए मुड़ा कि वह कौन है। आप बहुत तेज हैं, टीचर ब्रान। ब्रान ने हल्के से सिर हिलाया और माइकल की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। हम। ब्रान ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और आसपास के क्षेत्र को ऐसे स्कैन किया जैसे वह किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो। माइकल ने देखा कि वह उस दिशा पर टकटकी लगाए हुए था जहां वे दोनों संदिग्ध व्यक्ति गए थे, ठीक उसी दिशा में जहां उसके मरे हुए लोग उनका पीछा कर रहे थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हम उन्हें लंबे समय तक ढूंढ नहीं पाए। वे उन्नत आभा दमन कलाओं का उपयोग कर रहे हैं।
सूक्ष्म अंतरों का पता लगाने के लिए आपको उनके काफी करीब जाना होगा, ब्रान ने धीरे से कहा। माइकल ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि साधना की दुनिया में कलाएं क्या होती हैं, ऐसी तकनीकें जो व्यक्ति की मानस शक्ति का उपयोग करके विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ब्रान की बातों से माइकल समझ गया कि उनके कार्यों और आभा छिपाने की तकनीकों पर निर्भरता को देखते हुए वे दोनों व्यक्ति संभवतः बुरे लोग थे। जब हमारे आदमी उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो तुमने उन्हें कैसे ढूंढ लिया? ब्रान ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। माइकल हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे संदिग्धों का तुरंत पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी आभा बहुत अशुभ लग रही थी। अशुभ किस अर्थ में? ऐसा लगा जैसे उनमें द्वेष है। उनके आसपास की मृत्यु ऊर्जा ऐसी नहीं लग रही थी जो सिर्फ राक्षसों को मारने से मिलती हो। ब्रान ने अपनी आंखें सिकुड़ी। यह इस बात पर निर्भर करता है। आखिर हर राक्षस किसी दरार से नहीं निकलता। हम माइकल ने पलकें झपकाई। वह इस रहस्यमय जवाब से हैरान था। बस जारी रखो, ब्रान ने आग्रह किया। उसका लहजा चुस्त था। बोलने से पहले माइकल ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। उनके चारों ओर मृत्यु की ऊर्जा थी। उसने कहना शुरू किया, ब्रान की तीव्र भावहीन निगाहों के सामने रुकते हुए। वह ऊर्जा बोल रही थी और किसी कारण से मुझे पता था कि वह राक्षसों से नहीं आ रही थी। क्या ये इंसानों से आया है? हाँ, तो फिर वे राक्षसी साधक हैं। माइकल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे दोनों के बारे में कुछ बुरा होने का शक था, लेकिन उसने कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। अब ये जानकर कि वे 2 शताब्दियों पहले राष्ट्रव्यापी संकटों और सामूहिक बलिदानों के लिए जिम्मेदार समूह का हिस्सा थे, वह स्तब्ध रह गया। ब्रान ने उसे इस खुलासे पर विचार करने का समय नहीं दिया। आपका तरीका दिलचस्प है, लेकिन सिर्फ अपनी अनुभूति के आधार पर किसी को दोषी मान लेना जल्दबाजी होगी। एक जागृतिकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि आपकी क्षमता आपको कुछ ऐसी चीजें पहचानने में सक्षम बनाती है जो दूसरे नहीं पहचान सकते, लेकिन फिर भी यह आप पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में क्या है और क्या नहीं, ये कैसे तय करें। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। लेकिन आपने अभी कहा कि वे राक्षसी साधक हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप गलत हो? ओह, मैं गलत नहीं हूँ। ब्रान ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और माइकल अचंभित होकर उसकी दृष्टि का अनुसरण करने लगा। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। आकाश दरारों से भरा हुआ था। माइकल इन जानी पहचानी दरारों से पूरी तरह वाकिफ था। वे आयामी दरारें थीं और उनकी बनावट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे विकृत प्रकार की दरारें थीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके दूषित किनारों पर हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। दरार पड़ने की आशंका का स्पष्ट संकेत। सोचो, हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी वे कामयाब हो गए। वे दुष्ट शैतान, ब्रान ने कड़वाहट से बुदबुदाया। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? जब तक कुछ भी सामने नहीं आता तब तक तो मौका है ना? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वह भोला नहीं था। उन्हें यह तो नहीं पता था कि आकाश में अचानक दरारें क्यों दिखाई देने लगेंगी, लेकिन वे इसके खतरे को समझते थे। अगर वे दरारें टूट गईं, तो आधा शहर, अगर पूरा शहर नहीं तो गिर जाएगा। आकाश में व्याप्त अराजक ऊर्जा तीव्र हो गई, जो एक हल्की गूंज से बढ़कर उस स्तर तक पहुंच गई जिसे माइकल ने लेवल 2 की दरार के पास भी महसूस नहीं किया था। माइकल ने जल्दबाजी में अपनी इंद्रियों को अपने मरे हुए प्रेत मोर्फो और अपने मरे हुए स्पाइसबुश स्वेलोटेल पतंगे से जोड़ दिया। जो कुछ उन्होंने खोजा था उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। जब माइकल एसोसिएशन से बात करने में व्यस्त था तब उन दोनों व्यक्तियों ने एक सुनसान गली में एक जादुई घेरा सक्रिय कर दिया था। यह स्पष्ट था कि सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध था और माइकल इसे रोक नहीं पाया था। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ब्रान ने उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयामी दरार को खुलने से रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके की। सिवाय, माइकल ने तीखे स्वर में कहा। उसकी आवाज में हताशा स्पष्ट झलक रही थी। ब्रान को बुरा नहीं लगा। इसके बजाय पहली बार माइकल ने उस आदमी के चेहरे पर एक स्पष्ट भाव देखा, एक लालसा का भाव। सिवाय इसके कि तुम भगवान होते, ब्रान ने धीमी आवाज में कहा। किसी दरार को रोकना, यह तो एक प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति के विरुद्ध जाने के लिए आपको प्रकृति जितनी ही शक्ति की आवश्यकता होगी। माइकल चुप हो गया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। अगर वुडस्टोन सिटी में कोई भगवान होता तो वे इसे पहले ही रोक चुके होते। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद ब्रान इतना शांत क्यों था। माइकल को भी अपने अपराधबोध और चिंताओं का सामना करना पड़ा। पहले कार्रवाई न करने का अपराधबोध और अपने परिवार के लिए डर। आकाश में दरारें इतनी दूर तक फैली हुई थी कि वह समझ गया कि वे उस इलाके के खतरनाक रूप से करीब पहुंच चुकी हैं जहां उसकी चाची और चचेरी बहन रहती थी। एक पल के लिए माइकल को लगा जैसे वह इस सब के बोझ से स्तब्ध हो गया हो। तभी ब्रान की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। आपको पहले कार्रवाई न करने का पछतावा हो सकता है, लेकिन आपके कार्यों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उन दोनों को रोक भी दिया होता तो आप बस कुछ दरारों को कुछ देर के लिए टाल पाते या कुछ ताकतवर राक्षसों को प्रकट होने से रोक पाते। नतीजा फिर भी वही होता। ब्रान की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज तीखी हो गई। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो फेडरेशन को दोष दें। जैसे जैसे दोनों की बातचीत आगे बढ़ी, सड़कें धीरे धीरे लोगों से भरती गईं। आकाश में वह नजारा देखना नामुमकिन नहीं था। पहले अंधेरी गलियां रोशन हो उठी क्योंकि निवासी ऊपर दिखाई देने वाले अशुभ दृश्य से आकर्षित होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने अपने फोन निकाल लिए और उनके कैमरों ने आसमान में फैलती दरारों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। माइकल ये सब अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखता रहा और उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। तब उसे कुछ हद तक बात समझ में आ गई थी। ये शहर लगभग विनाश के कगार पर था। जब ब्रान ने फेडरेशन को दोषी ठहराने की बात कही तो उनका विशेष रूप से यह जिक्र था कि स्थिति इस हद तक बिगड़ने से पहले वे अपराधियों को रोकने और गिरफ्तार करने में विफल रहे।
कम बोलने वाले व्यक्ति होने के नाते उन्होंने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई और माइकल को अपने कहने का अर्थ स्वयं ही समझने के लिए छोड़ दिया। माइकल की ओर से सड़कों पर बढ़ती भीड़ को देखकर उसकी भावनाएं और भी उलझती चली गईं। उन्हें सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि स्पष्ट रूप से फैली दहशत के बावजूद लोग इस घटना को रिकॉर्ड करने और उसे ऑनलाइन पोस्ट करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फेडरेशन द्वारा अत्यधिक संरक्षण दिए जाने के कारण इन लोगों को अपने सामने आने वाले आसन्न खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति लगभग न के बराबर थी, मुर्गी से भी बदतर, माइकल ने उदास मन से सोचा। कुछ समय पहले तक वह भी उन्हीं की तरह था। अलौकिक शक्ति बनने के बाद ही उसने आखिरकार अपनी आंखों से दरार देखी। विडंबना यह है कि दरारें दुनिया के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद उनके खतरों पर कभी भी गंभीरता से जोर नहीं दिया गया, यहाँ तक कि पाठ्यपुस्तकों में भी नहीं। राक्षसों का चित्रण केवल पाठ्यपुस्तकों में ही किया जाता था, और तब भी चित्रण न तो विस्तृत होते थे और न ही भयावह। इन्हें अक्सर साधारण काले और सफेद रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिनका उपयोग केवल उदाहरणों के रूप में किया जाता था, न कि उन भयावहताओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में जो वे उत्पन्न करते थे। अगर इन लोगों को दरारों के पीछे छिपी भयावहता का अंदाजा होता तो शायद वे इस दुनिया में अपनी आखिरी यादें बनाने के बजाय वहां से निकलने के लिए दौड़ रहे होते। माइकल को अपनी खुद की चिंताओं पर ध्यान देना था। उनका परिवार। ब्रान की आवाज फिर से सुनाई दी और उसके विचारों को भंग कर दिया। लगभग 20 मिनट तक दरारें पूरी तरह से नहीं खुलेंगी। इतना समय जिंदा रहने का एहसास करने के लिए काफी है। खुद को तैयार कर लो लड़के। फेडरेशन के योद्धा के रूप में ये तुम्हारी पहली बड़ी परीक्षा होगी। माइकल ने देखा कि ब्रान की आवाज में व्याप्त तड़प गायब हो गई और उसकी जगह उसकी सामान्य संयमित आवाज आ गई। और उन दोनों की चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा। उनके स्वभाव को देखते हुए वे जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे अराजकता और बढ़ जाएगी। अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करो। तुम भाग सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें फेडरेशन का गद्दार करार दिया जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया। यकीन मानो इसके परिणाम तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। ब्रान एक पल के लिए रुका, फिर एक अजीब से निर्णायक स्वर में बोला, ऐसा लगता है कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। इतना कहकर ब्रान गायब हो गया और माइकल को उसके उलझे हुए विचारों में अकेला छोड़ दिया। अपने भ्रम से बाहर निकलते हुए माइकल ने तुरंत अपनी दृष्टि को अपने मृत साथी की दृष्टि से जोड़ा और वह इस पागलपन से जुड़े संदिग्ध जोड़े को देखना चाहता था। हालांकि उसने जो देखा वह एक लुप्त होता हुआ जादुई घेरा था। अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। माइकल को एहसास हुआ कि शिक्षक ब्रान ने ही उन्हें लिया होगा और उन्होंने ये काम बड़ी आसानी से कर लिया था। माइकल ने उस मामले के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना माइकल गली से निकल गया और दोनों के आखिरी ज्ञात स्थान के पास फिर से प्रकट हो गया। इसके बाद उसने तुरंत अपने मरे हुए सैनिकों को अपने भंडारण स्थान में वापस ले लिया। इस जगह पर करने के लिए और कुछ न होने और आसमान में दरारें पड़ने के मंडराते खतरे को देखते हुए माइकल के पास करने के लिए केवल एक ही काम बचा था, उसके परिवार के पास जाओ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी किसी बात की वजह से घर भागना पड़ेगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। लगातार बजने वाली भिनभिनाहट से यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं था। माइकल को एक पल के लिए अधीरता महसूस हुई। उसका मन हुआ कि वह कॉल को नजरअंदाज कर दे, लेकिन अंत में उसने अपना फोन निकाल लिया। कॉलर आईडी देखकर वह चौंक गया। वह उसकी चाची थी। माइकल का हाथ कांप रहा था जब उसने तुरंत जवाब दिया, आंटी मिया। माइकल, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अब घर आ सकते हो? बाहर सुरक्षित नहीं है माइकल, कृपया घर आ जाओ। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelful.net वेबसाइट खोजें। वह उसकी आवाज में हताशा सुन सकता था, एक ऐसी आवाज जो उसके दिल को भेद गई। आंटी मिया सिर्फ उनकी आंटी ही नहीं थी, वह एकमात्र ऐसी मां थी जिन्हें उन्होंने कभी जाना था। 1 दशक से अधिक समय साथ बिताने के बाद बचपन से लेकर अब तक वह एक मां की तरह हो गई थी और उसकी बेटी लिली उसके लिए बहन जैसी थी। 3 लोगों के परिवार के रूप में कई वर्षों तक साथ रहने से उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। ये स्पष्ट था कि उनके प्रति उनकी चिंता एक तरफा नहीं थी। चिंता मत करो आंटी मिया, मैं आ रहा हूँ, बस मेरा इंतजार करो, माइकल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी क्योंकि वह उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, ठीक है, उसने विनती की। मैं करूंगा, माइकल ने कॉल समाप्त होने से पहले उसे आश्वस्त किया। उसकी आवाज सुनकर उसका तनाव कम हो गया और उसका संकल्प और मजबूत हो गया। जैसे ही वह फोन को वापस अपनी जेब में रखने वाला था, एक और कॉल आ गई। इस बार स्क्रीन पर दिख रहा नाम देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह भी एक जाना पहचाना व्यक्ति था, मीरा। माइकल कुछ पल के लिए झिझका, उसकी निगाहें आसमान में पड़ी दरारों पर टिकी हुई थीं। उनके चारों ओर व्याप्त भयावह लाल चमक तीव्र होती गई, जिससे धीरे धीरे आकाश लाल रंग में रंगता चला गया। एक गहरी सांस लेकर उसने फोन का जवाब दिया। क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है? मीरा की तीखी आवाज ने सीधे मुद्दे पर वार किया। मैं ठीक इसके नीचे हूँ, माइकल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। क्या आपको पता है कि क्या हो रहा है? उसने जोर देकर पूछा, हालांकि उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह ज्यादा जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसे एक मिल गया। हाँ, ये शैतानी शक्तियां विकसित करने वाले लोग हैं, माइकल ने सीधे सीधे कहा और बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए यह बात बता दी। सुरक्षित रहना, हालात बिगड़ने वाले हैं। अगर सब ठीक रहा तो बाद में बात करेंगे। मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। जवाब का इंतजार किए बिना माइकल ने कॉल काट दी। किसी और समय होता तो इसे असभ्य, यहाँ तक कि अपमानजनक भी माना जाता, लेकिन इस समय उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए और भावहीन चेहरे के साथ माइकल उस स्थान से गायब हो गया। कुछ देर बाद दस्तक दस्तक, दरवाजे के पीछे से एक सतर्क आवाज आई, वहां कौन है?
मैं हूँ आंटी मिया, मैं माइकल हूँ। उसे पास आते हुए तेज कदमों की आहट सुनाई दी और जल्द ही दरवाजा खुल गया, जिससे आंटी मिया का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसके पीछे से लिली ने झांका, उसके युवा चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। मैं वापस आ गया हूँ, माइकल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। मीरा की तरफ से माइकल के साथ कॉल अचानक समाप्त होने पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट दिखाई दी। वह आदमी, उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। उसने जोर से गाली देने की इच्छा को दबाते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर भी माइकल ने उसे बीच में टोकने से पहले जो कहा था उसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकी। उनका परिवार। मीरा ने मुड़कर अपनी मां की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी निगाहें आसमान में दिख रही खतरनाक दरारों पर टिकी हुई थीं। मीरा इसे शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी जागृति के बाद से उसने अपनी मां में सूक्ष्म बदलाव देखे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह मीरा के पिता की मृत्यु के बाद खोई हुई प्रसन्नता को फिर से प्राप्त कर रही हो, मानो जागृति ने उनके जीवन में आशा की किरण वापस ला दी हो। मीरा नहीं चाहती थी कि यह सब रुके। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। लिलियन, आंटी मिया से थोड़ी देर बात करने के बाद माइकल को एहसास हुआ कि उन्होंने उसे पहले ही एक संदेश भेजा था। दुर्भाग्यवश यह उस समय की बात है जब वह मूल देश में व्यस्त था, इसलिए उसके लिए इसे देखना असंभव था। वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद उसने मिस्ड कॉल या मैसेज चेक करने की जहमत तक नहीं उठाई। वह सीधे एसोसिएशन की ओर चला गया ताकि वह अपने द्वारा एकत्र किए गए शवों को बेच सके। जब माइकल ने आखिरकार संदेश देखा तो उसे पता चला कि यह उस पैसे के बारे में था जो उसने उसे भेजा था। जैसा कि उम्मीद थी, आंटी मिया ने अचानक इतनी बड़ी रकम एक साथ स्थानांतरित करने पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी, या यूं कहें कि उचित प्रतिक्रिया दी थी। अपने कॉल लॉग की जांच करते हुए माइकल ने देखा कि संदेश भेजने से पहले भी उसके पास उसके कुछ मिस्ड कॉल थे। माइकल को अपराधबोध का एक हल्का सा एहसास हुआ, लेकिन अतीत के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया था, वह उस समय बस बहुत व्यस्त था। संदेश का विषय ठीक वैसा ही था जैसा किसी चिंतित अभिभावक से अपेक्षित होता है। आपको ये पैसे कहाँ से मिले? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप मुसीबत में हैं? जब आपको ये मैसेज दिखे तो मुझे कॉल कर देना। आपने इतनी बड़ी रकम क्यों भेजी? उसने मूल रूप से उन्हीं चिंताओं को कई बार अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया था। हालांकि माइकल की उम्मीद के विपरीत की आंटी मिया उसे देखकर शांत हो जाएंगी और तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देंगी, ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसका पहला सवाल ये था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके मन में उसे माइकल से किसी खास जवाब की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह अवेक न बने हुए केवल 5 दिन ही तो हुए थे। इतने कम समय में महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना या अलौकिक घटनाओं की पेचीदगियों को समझना तो दूर की बात है, इस तरह की विशाल घटना को समझना तो दूर की बात है। यह उसकी सोच थी जो अतार्किक नहीं थी। यहाँ तक कि आंटी मिया जैसी साधारण सी दिखने वाली महिला भी ये बता सकती थी कि आकाश की स्थिति सामान्य नहीं थी और इसका कोई महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। लेकिन इस बात को जानते हुए भी वह खास चिंतित नहीं थी। उसके मन में यह विश्वास था कि फेडरेशन सब कुछ संभाल लेगा। अधिकांश लोगों की तरह वह भी यही सोचती थी। अगर आसमान गिर जाए तो उसे थामने के लिए हमेशा कोई न कोई लंबा व्यक्ति मौजूद होता है। और वह पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। संघ मजबूत था और असंख्य संकटों से निपटने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि एक मजबूत आदमी भी अचानक लगे प्रहार से अचंभित हो सकता है। फेडरेशन पूरे अरोरा क्षेत्र की देखरेख करता था। उनकी एकाग्रता में कुछ कमियां होना स्वाभाविक था। माइकल को नहीं लगता था कि मौजूदा मामला एसोसिएशन के लिए संभालना मुश्किल होगा, लेकिन ब्रान की बातों से उसे पता चल गया था कि मामला बहुत तेजी से बिगड़ गया है। फिर भी उन्हें इस बात की उम्मीद बनी रही कि फेडरेशन आने वाले विनाश को रोकने में सक्षम होगा। किसी शक्तिशाली व्यक्ति को यहां तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन राक्षसी साधकों को भी यह बात पता होनी चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इस तरह की कोई साजिश रचते और फेडरेशन को इसे इतनी आसानी से सुझाने देते। एक ऐसे समूह के लिए जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक फेडरेशन जैसी विशालकाय शक्ति से लड़ने में कामयाबी हासिल की थी, उनके पास अपने स्वयं के साधन होने ही चाहिए थे। यहाँ तक कि शिक्षक ब्रांड जैसे मजबूत व्यक्ति ने भी मौजूदा स्थिति के बारे में इतनी गंभीरता से बात की थी। उनके शब्दों से यह संकेत मिलता था कि फेडरेशन समय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। माइकल जानता था कि उसे संकट का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगर ब्रांड जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी आराम करने के लिए कम समय निकाल पाता है, तो माइकल जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए निश्चिंत महसूस करने का कोई कारण नहीं है। आपकी अगली किताब एम्पायर पर है, लेकिन ये बोझ उसे ही उठाना था। उसके परिवार को ऐसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसका कर्तव्य था कि वह हर संभव तरीके से उनकी रक्षा करे। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FIR वेबसाइट खोजें। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आंटी मिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। फेडरेशन इसे संभाल लेगा। आंटी मिया ने सिर हिलाया। माइकल की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्हें उम्मीद थी। उसके करीब रहने की बात में उसे कोई आपत्ति नहीं थी, ये तो उसकी पहले से ही योजना थी। माइकल द्वारा इसे दोहराने मात्र से उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। हालांकि उसे इस बात पर संदेह था कि माइकल इतने कम समय में असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गया था, फिर भी वह एक अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति था और उसके साथ रहना ही समझदारी थी। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्य बैठक कक्ष में एकत्रित हो गए। आंटी मिया ने टेलीविजन चालू किया और मौजूदा स्थिति से जुड़ी कोई भी खबर ढूंढने के लिए चैनल बदलने लगी, जबकि माइकल खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को निहार रहा था। ऊपर मौजूद ऊर्जाओं के अव्यवस्थित मिश्रण में ज्यादा बदलाव नहीं आया था।
माइकल अब उन ऊर्जा स्तरों में अंतर कर सकता था जो उस स्तर 1 की दरार के समान थे जहां वह गया था, यानी गोब्लिन की दुनिया, और अन्य जैसे कि उस स्तर 2 की दरार में जहां उसने कदम रखा था, यानी वानर क्षेत्र। हालांकि आकाश में दिखाई देने वाली विशाल दरारों की तुलना में ये छोटी और जमीन के करीब थी। उनकी अराजक ऊर्जा की आवृत्ति को देखते हुए माइकल को यह आभास हो गया था कि वे सबसे पहले टूटेंगे और राक्षसों को जन्म देंगे, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या मैं आंटी मिया और लिली के साथ भाग नहीं सकता? माइकल ने सोचा। मेरे मरे हुए साथियों के साथ दरारें पूरी तरह से टूटने से पहले भाग निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उसके मन में थोड़ी कड़वाहट सी आ गई। उसे लगा कि दूसरों की थोड़ी मदद करने की क्षमता होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज करना थोड़ा क्रूर था। फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह इस विचार के पूरी तरह खिलाफ नहीं था। माइकल को दूसरों को पीछे छोड़ने का सच्चा पछतावा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा अपराधबोध हुआ। एक और बात जिसके बारे में जागृति से पहले वाला उसका व्यक्तित्व अलग महसूस करेगा। हालांकि ब्रान के विदाई के शब्द अभी भी उसके मन में गूंज रहे थे। अगर वह भाग जाता तो उसे उसके परिवार के साथ भगोड़ा करार दिया जाता। वह जितना भी स्वार्थी होना चाहता था, उसके कार्यों के परिणाम उसके प्रियजनों के लिए गंभीर होते, और इसी कारण से वह उस विचार पर अमल करने से हिचक रहा था। इसके अलावा ये संभावना भी थी कि उसका परिवार जाने के लिए सहमत ही न हो। हालांकि माइकल ने हाल ही में दुनिया के बारे में सच्चाई जानना शुरू किया था, लेकिन उसे ऑरोरा में रहने वाले मनुष्यों की स्थिति को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब भी जब आसमान में दरारें पड़ रही थी, लोग सड़कों पर निकले हुए थे, हंस रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और इस आपदा को एक तमाशे की तरह देख रहे थे। माइकल को पहले से ही परिणाम का अनुमान था। अंधकार युग का उदय। कहा जाता है कि एक सामान्य सी दोपहर में अचानक आकाश में अलग अलग आकार की दरारें दिखाई दी, जिससे दुनिया भर में दहशत फैल गई। ये दरारें महज असामान्य घटनाएं नहीं थीं, ये ऐसे द्वार बन गईं जिनसे राक्षस बाहर निकलकर तबाही और विनाश मचा रहे थे। माइकल को स्कूल और फोरम चर्चाओं दोनों से ऐतिहासिक वृत्तांतों की अच्छी जानकारी थी, लेकिन मौजूदा हालात अलग थे। एक तो उनका मानना था कि उस समय के लोगों में जीवित रहने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र थी और वे अज्ञात विसंगति पर तुरंत प्रतिक्रिया करते थे। दूसरे अभिलेखों के अनुसार अंधकार युग के आरंभ में पाई जाने वाली सबसे उच्च स्तरीय दरारें केवल स्तर 2 की थीं, और वे भी दुर्लभ थीं। इससे कहीं अधिक मजबूत दरारें बहुत बाद में दिखाई देने लगीं। अब जैसे ही माइकल ने आकाश से विकीर्ण हो रही अराजक ऊर्जा का आकलन किया, वह अपने आसपास कम से कम 2 स्तर 2 की दरारों के साथ साथ कई स्तर 1 की दरारों को महसूस कर सका। वह स्तर 1 या 2 की दरारों को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। हो सकता है कि वह पूरे पड़ोस की रक्षा न कर पाए, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने परिवार की रक्षा कर सकता था। इस समय तक माइकल को संदिग्ध जोड़ी के मामले को लेकर अपराधबोध होना बंद हो चुका था। जिस तरह से पूरा शहर इस तरह की दरारों से भरा हुआ लग रहा था, उसे देखते हुए उसके पास अंतिम परिणाम को थोड़ा बेहतर बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता लेवल 2 के ऊपर की दरारों की थी, जो जमीन से काफी दूर थी। हालांकि अवेकनर और कल्टीवेटर के बीच शक्ति स्तरों के बारे में माइकल की समझ अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसे संदेह था कि वह अकेले लेवल 4 की चुनौती का सामना कर पाएगा। उसने सोचा कि लकी और प्रिंस के साथ लेवल 3 को संभालना संभव हो सकता है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। ट्रैक मॉन्स्टर सामान्य मॉन्स्टर से अलग थे और उनकी सबसे खतरनाक विशेषता उनकी अत्यधिक संख्या थी। फिर भी वे दरारें उनकी मुख्य चिंता नहीं थी। फेडरेशन और एसोसिएशन को इस तरह के बड़े पैमाने के खतरों से निपटने का दायित्व सौंपा गया था। जैसे जैसे माइकल ने जमीन के पास की दरारों को और भी गहरा लाल होते देखा, बाहर मौजूद लोगों को आखिरकार खतरे का एहसास होने लगा और वे स्पष्ट रूप से बेचैन हो गए। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि प्रलय की शुरुआत में दिखने वाली दरारों के अलावा नकारात्मक ऊर्जा के कारण स्वाभाविक रूप से दरारें बनती हैं? लेकिन ये सभी दरारें राक्षसी साधकों के कारण बनी थीं, या फिर यह मानवीय कार्यों से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में से एक है? इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह था कि क्या वह आखिरी मिनट में अपनी ताकत बढ़ा सकता था? इसका एकमात्र कारगर तरीका उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग करना था। दुर्भाग्यवश माइकल मूल दुनिया को छोड़कर उत्पत्ति की भूमि पर जाने की स्थिति में नहीं था। एक पल के लिए भी आंखें बंद करने से उसे अपने अपार्टमेंट में एक राक्षस के सामने जागना पड़ सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां से चले जाने से न केवल उसका परिवार बल्कि वह स्वयं भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति की भूमि में रहते हुए उसका शरीर असुरक्षित रहेगा, जो उसके स्तर के जागृत व्यक्तियों के लिए एक स्पष्ट कमजोरी है। ऐसा कहा जाता था कि उच्च पदों पर यह कमजोरी कम हो जाती है, लेकिन ऐसी जानकारी माइकल की पहुंच से बहुत दूर थी। सौभाग्यवश उत्पत्ति की भूमि छोड़ने से पहले माइकल ने उन सभी मरे हुओं को वापस पाताल लोक में बुला लिया था जिन्हें वह भगा सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट खोजें। जो बचे थे वे या तो नव पुनर्जीवित थे, अविकसित थे, या अभी तक बुलाए जाने में असमर्थ थे। कम से कम यह मेरे एंडेर को लेस करने के बाद हुआ। इस विचार से माइकल को कुछ राहत मिली, हालांकि वह जानता था कि यह उसकी सबसे छोटी चिंता थी। फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं राहत थी कि उसे अपनी चाची और चचेरे भाई के सामने नग्न लाशों का ढेर नहीं बुलाना पड़ेगा। जैसे ही यह हल्का सा मनोरंजक विचार उसके मन में आया, माइकल के फोन में कंपन हुई। स्तब्धता में उसने फोन निकाला और एक नोटिफिकेशन देखा। यह एसोसिएशन की ओर से एक संदेश था। अत्यावश्यक, शहर की दरारों से राक्षस निकल रहे हैं। सभी अलौकिक शक्तियों का कर्तव्य है कि वे जनता की रक्षा करें। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। दोहराएं, वुडस्टोन सिटी में फेडरेशन से संबद्ध सभी अलौकिक शक्तियों को जनता को तत्काल खतरों से बचाना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर अपनी क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति है। ऑरोरा की इच्छा लाखों वर्षों तक जीवित रहे।
जैसे ही माइकल ने संदेश पढ़ना समाप्त किया, अपार्टमेंट के बाहर से अचानक एक चीख सुनाई दी जिसने उसका और उसकी चाची और चचेरे भाई का ध्यान आकर्षित किया। देखो, उस दरार से कुछ निकल रहा है। माइकल ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी। सिर्फ एक दरार को देखकर ही कोई भी अंदर ही रुक जाना चाहिए था। भले ही उसे राक्षसों से भरी दरारों के बारे में पता न हो, क्योंकि जब तक कोई उसे देख न ले तब तक उसे पता नहीं चलता कि वह कैसी दिखती है। ये जानकारी केवल अलौकिक शक्तियों वाले लोगों के लिए होती है। फिर भी जीवित रहने की बुनियादी प्रवृत्ति जागृत हो जानी चाहिए थी। माइकल चिल्लाने की दिशा की ओर मुड़ा। एक दंपति बाहर खड़े थे। महिला आसमान में एक विशेष दरार की ओर इशारा कर रही थी। माइकल ने उसके इशारे का अनुसरण किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर वह जम गया। दरार से धीरे धीरे छोटी छोटी हरी आकृतियां उभर रही थीं। कम रोशनी के कारण दंपति को बारीकियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन माइकल को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पैनी नजर ने दरार से बाहर निकलने की कोशिश करते हरे रंग के हाथों का स्पष्ट दृश्य देखा। यह क्या है? माइकल ने अपने बगल में लिली की आवाज सुनी जब वह बेहतर दृश्य देखने के लिए उसके बगल से निकलने की कोशिश कर रही थी। माइकल ऐसा होने देने वाला नहीं था। उसने मजबूती से पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और शांत लेकिन आदेशात्मक स्वर में बोला। उसकी ठंडी हरी आंखों ने लिली की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ये पहली बार था जब उसके चचेरे भाई ने उसे इस तरह से असहज किया था। यहीं रहो और हिलना मत। तुम भी, आंटी मिया। उनकी आवाज कोमल लेकिन प्रभावशाली थी, जिससे वे दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने सहज रूप से सिर हिलाया। माइकल ने अपना ध्यान वापस बाहर की ओर केंद्रित किया। अब जाकर लोगों को यह समझ में आया कि बाहर रहना एक बहुत बुरा विचार था और लोग अंदर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे आकाश से नीचे गिरने लगे, हरे रंग की आकृतियों का पूरा स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कुछ विमान जमीन पर गिरे जिससे अंत टूट गए और खून के तालाब बन गए। कुछ अन्य विमान भाग रहे नागरिकों पर सीधे गिरे और टक्कर से उन्हें कुचल दिया। अराजकता और बढ़ गई। कुछ हरे जीव टूटे हुए अंगों के साथ जीवित बच गए, अन्य अपने साथियों के सहारे सुरक्षित रहे और बेहतर स्थिति में उभर आए। सैकड़ों आकृतियां नीचे गिर पड़ी, जिससे चारों ओर चीख पुकार और खून खराबा गूंज उठा। एम्पायर की नई कहानियों का आनंद ले। ऐसा लग रहा था मानो अरोरा पर नरक टूट पड़ा हो। सचमुच नरक उतर आया था, यहाँ तक कि आंटी मिया और लिली के लिए भी, जो बाहर मची अफरा तफरी का हिस्सा नहीं थी। माइकल के निर्देशों का पालन करते हुए वे बैठक कक्ष की ओर मुड़ने ही वाले थे कि तभी उस भयावह दृश्य ने उन्हें वहीं रोक दिया। राक्षस खून, वे मर चुके हैं, वे मर चुके हैं। लिली की आवाज लड़खड़ाने लगी और वह पीछे की ओर गिर पड़ी, उसके टूटे फूटे वाक्य हर शब्द के साथ और भी तीखे होते गए। वह घबराहट में खिड़की से दूर हट गई, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बुरी तरह फर्श पर गिर पड़ी। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। धत्तेरे की, माइकल ने धीरे से बड़बड़ाते हुए गाली दी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरारों से निकलने वाले जीवों द्वारा किए गए नुकसान को आसानी से ठीक किया जा सकेगा, लेकिन उसने अचानक प्रकट होने और उसके बाद आने वाली भारी संख्या का अनुमान नहीं लगाया था। न केवल एक साथ कई दरारें खुल गईं, बल्कि राक्षस तेजी से बाहर निकलने लगे। लेवल 1 की दरारों में ज्यादातर मामलों में प्रत्येक दरार से कम 200 दरारें होती थीं। अगर वे एक बार में 10-10 करके भी निकलते तो भी ये बहुत ही भयावह होता। सदमे के उस संक्षिप्त क्षण में माइकल ने पहले ही कई लोगों को मरते हुए देखा था। उनके शरीर कुचले गए थे या टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया भी कर पाते। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह इसे जारी नहीं रहने दे सकता था। हालांकि वह भावनात्मक रूप से अधिक अलग थलग महसूस करने लगा था, लेकिन वह पूरी तरह से सुन्न नहीं था। अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर उसके भीतर कुछ हलचल मच गई, निराशा और क्रोध का मिश्रण। लेकिन उनके लिए परिवार सबसे पहले था, हमेशा। लिली दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ी थी। उसका टखना थोड़ा टेढ़ा हो गया था। गिरने के दौरान उसे बुरी तरह मोच आ गई थी। आंटी मिया उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी, कांप रही थी, लेकिन अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। माइकल, खिड़की बंद करो, हमें दरवाजे बंद करने होंगे, खिड़कियां, सब कुछ। आंटी मिया मुश्किल से बोल पा रही थी। उनकी आवाज कांप रही थी, मानो वह किसी भी क्षण रो पड़ेंगी। फिर भी अपने डर के बावजूद उसने मजबूत होने का दिखावा बनाए रखा। खिड़की को खुद बंद करने के लिए माइकल को उससे दूर खींचने की कोशिश करते समय उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन अगर माइकल जागा भी नहीं होता तो भी उसे हिलाना बहुत मुश्किल होता, और अब यह तो नामुमकिन था। माइकल स्थिर, अविचलित खड़ा रहा। उसकी निगाहें बाहर की ओर टिकी हुई थीं। तुम क्यों नहीं सिसकते हुए हिल रहे हो? वह कांपती हुई आवाज में बोली। वो चीजें हमें ढूंढ लेंगी। बांध टूट गया। आंटी मिया के चेहरे से आंसू बहने लगे और वह धीरे धीरे सिसकने लगी। लिली, जो फर्श पर लेटी हुई थी, उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पैर में दर्द और चुप रहने की सहज प्रवृत्ति ने उसकी चीखों को दबा दिया। राक्षसों और मनुष्यों के कुचलकर मर जाने के भयावह दृश्य ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। अपने परिवार को इतनी निराशा में देखकर माइकल का दिल दुख से भर गया, लेकिन उनके पास उन्हें सांत्वना देने का समय नहीं था। जब आंटी मिया घर को ताला लगाने में लगी हुई थी, तब माइकल की पैनी नजर बाहर मची अफरा तफरी पर टिकी हुई थी। अब वह देख सकता था कि कुछ लोग दरारों से निकलने वाले राक्षसों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ साधारण मनुष्य थे या पुराने शूरवीर प्रशिक्षु थे जो अपने जीवन बीज को प्रज्वलित करने में असफल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने शरीर को मानवीय सीमा तक धकेल दिया था। अन्य लोग अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहे थे, जो स्पष्ट रूप से शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां थीं। लेकिन यह एक हारी हुई लड़ाई थी। राक्षसों की भारी संख्या रक्षकों की संख्या से कहीं अधिक थी और अराजकता लगातार बढ़ती ही गई। अगर हालात सुधरने थे तो माइकल जानता था कि उसे कुछ करना होगा। शुरू में माइकल का इरादा केवल इसलिए हस्तक्षेप करने का था क्योंकि वह लोगों को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था।
वह इतना निर्दयी भी नहीं था कि स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। अपने किसी एक अमर प्राणी को भेजना भी अलौकिक शक्तियों के संगठन की अनिवार्य भागीदारी की शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन जब उसने अन्य अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को राक्षसों का वध करते देखा तो उसके मन में एक नया विचार आया। अनुभव अंक। उसने पहले इस बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि वह चारों ओर फैल रही अराजकता पर ही अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब जब अराजकता पूरी तरह से फैल चुकी थी तो उसका मन बदल गया। भले ही उसे लोगों की परवाह न हो, फिर भी वह अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकता है। अंततः उनके कार्यों से लोगों की जान बच जाएगी। इस समय अकादमी के बारे में सोचना माइकल के दिमाग में सबसे आखिरी बात थी। अन्य कई जागृत व्यक्तियों की तरह वह भी सत्ता की लालसा में डूबा हुआ था, या यूं कहीं कि आगे बढ़ने की सनक। यहीं रुकिए आंटी मिया, बाहर सुरक्षित नहीं है, माइकल ने दृढ़ता से कहा। जैसा आपने अभी कहा, सब कुछ बंद कर दीजिए और किसी को भी अंदर मत आने दीजिए, चाहे वह कोई भी हो। मिया ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन माइकल द्वारा हाथ बढ़ाने पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। काले कवच में लिपटी एक विशालकाय आकृति, जिसके हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा था, उसके सामने प्रकट हुई, जिसका भव्य रूप लगभग छत को छू रहा था। हालांकि उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उस आकृति की उपस्थिति मात्र से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दरिंदा उसे घूर रहा हो। मिया वहीं जम सी गई। उसके दिमाग में सवालों का अंबार लगा हुआ था। बाहर जो कुछ हो रहा था वह काफी भयावह था, लेकिन अब वह उस अजीब जादू टोने जैसी जादुई आकृति के बारे में जवाब चाहती थी जो उसके घर में प्रकट हुई थी और जिसने इस राक्षसी आकृति को बुलाया था। शुरू करो, माइकल ने मरे हुओं को आदेश दिया। उसकी और उसकी रक्षा करो। याद रखो, उन दोनों की रक्षा करो। उन्हें कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देशों को सरल रखा। चाची या चचेरी बहन जैसे शब्दों से आदेश जटिल हो सकता था, इसलिए उन्होंने उनका प्रयोग पूरी तरह से टाल दिया। संतुष्ट होकर माइकल पीछे मुड़ा और एक हथियार निकाला जिसे उसने अपने आध्यात्मिक जागरण के बाद से छुआ तक नहीं था। यह उसकी पहली खरीद में से एक था, एक खंजर। जब माइकल पहली बार जागा तो उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश करने से पहले उसने जो शुरुआती हथियार खरीदे थे वे 3 थे, एक बंदूक, एक भला और एक कटार। इन तीनों में से केवल कटार ही अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल हुई थी। कभी कभार खाली समय में सोचते हुए माइकल ने इसे बेचने या फेंक देने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ये यहाँ था, उसकी चाची को सौंपे जाने वाला था। अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के लिए ये सबसे खराब हथियारों में से एक था, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये रसोई के चाकू से कहीं बेहतर था। मौसी मिया, कृपया इसे ले लीजिए, माइकल ने खंजर उनके हाथ में थमाते हुए कहा। मेरे यहाँ मौजूद मरे हुए लोगों के साथ शायद आपको इसकी जरूरत न पड़े, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं जल्दी वापस आऊंगा। जब तक बहुत जरूरी न हो आप मत जाएगा। उसने उसे मना करने का मौका नहीं दिया, हथियार को मजबूती से उसके हाथ में थमा दिया और फिर लिली की ओर मुड़ा, जिसने रोना बंद कर दिया था। उसकी निगाहें बिगिनिंग के विशाल शरीर और उसके घायल पैर के बीच घूम रही थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और दर्द का मिलाजुला भाव स्पष्ट था। ध्यान रखना, ठीक है, माइकल ने धीरे से कहा और उसके बगल में बैठ गया। अपने पैर की वजह से ज्यादा हिलना डुलना मत। आंटी मिया की बात सुनो और इस बड़े आदमी के पास रहो, ये तुम दोनों को सुरक्षित रखेगा। लिली ने सिर हिलाया और माइकल ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ऐसे आज द नॉवल FI वेबसाइट खोजें। माइकल, आंटी मिया ने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, माइकल खिड़की से कूद चुका था। कोई नाटकीय या अभूतपूर्व लैंडिंग नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है जब माइकल ने केवल अपने दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट से छलांग लगाई थी? अगर यह कोई गगनचुंबी इमारत होती तो शायद इस तरह के नाटकीय प्रदर्शन जायज होते। जमीन में दरार पड़ जाना इस बात का संकेत होता कि माइकल ने लैंडिंग के दौरान बहुत अधिक बल लगाया था। ये ताकत का अत्यधिक उपयोग या फिर केवल घमंड था। लेकिन जब नरसंहार हो रहा हो तो वहां किसे प्रभावित करने की जरूरत थी? राक्षस, मरना, लाशें। माइकल एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने तुरंत अपने भंडारगृह से अपना हथियार निकाला। पलक झपकते ही उसने बड़ी आसानी से अपनी ओर दौड़ रहे हरे रंग के 3 प्राणियों के सिर काट दिए। माइकल के लिए हरे रंग की आकृतियां अपरिचित नहीं थीं। हॉबगोब्लिन और गोब्लिन, जिनमें से गोब्लिन की संख्या अधिक होती है। जिन गोब्लिनों का उसने स्वयं लेवल 1 क्रैक गोब्लिन वर्ल्ड में शिकार किया था, उन्हें वह वास्तविक दुनिया से एसोसिएशन के माध्यम से लेकर आया था। हालांकि हॉबगोब्लिन ऐसे जीव थे जिन्हें उसने वास्तविक दुनिया में या उत्पत्ति की भूमि में नहीं देखा था, लेकिन अपनी प्रतिभा के विकास के बदौलत वह अपने 1 सितारा मरे हुए गोब्लिन को 3 सितारा सामान्य श्रेणी के हॉबगोब्लिन में विकसित करने में सक्षम हो गया था, जिससे वह उनसे काफी परिचित हो गया था। उनकी उपस्थिति ने उनके पहले के सिद्धांत की पुष्टि ही की। प्रकृति में राक्षसों के लिए एक विकासवादी मार्ग मौजूद था। दुर्भाग्यवश अब सभी राक्षस उच्च स्तर के थे। तारांकन 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 तारांकन। हॉबगोब्लिन लेवल 11, रैंक सामान्य, योजक चिन्ह। गोब्लिन लेवल 6, रैंक सामान्य, योजक चिन्ह। गोब्लिन लेवल 5, रैंक सामान्य। तारांकन 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 तारांकन। कमजोर अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के लिए ये जीव घातक साबित होंगे, लेकिन माइकल के लिए वे अनुभव अंक मात्र थे जो उसके भले द्वारा अर्जित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तारांकन 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 उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ऐसे आज द नॉवल FI वेबसाइट खोजें। पब फ्यूचर एड्स। विन फैंग स्पीयर। रैंक दुर्लभ। प्रकार विषैला भाला। लक्ष्य पर एक शक्तिशाली जहर का प्रभाव डालता है जो समय के साथ निरंतर क्षति पहुंचाता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। भाले की तेज धार उसके विषैले दंड जितनी ही घातक थी। माइकल चुपचाप खड़ा रहने की योजना नहीं बना रहा था जबकि ये अनुभव बिंदु, माफ कीजिए, राक्षस अपना उत्पात मचाते रहे।
अपनी ऊर्जा के भंडार का उपयोग करते हुए उसने अपनी समनिंग स्किल को सक्रिय किया। उसके चारों ओर हरे काले रंग के घेरे दिखाई दिए और कुछ ही क्षणों बाद शून्य से विशालकाय आकृतियां उभर आईं। माइकल पाताल लोक से कुल 12 मरे हुओं को बुला सकता था। 3 भेड़िए, 1 बंदर और 8 ओर्क। अपने परिवार की रक्षा के लिए बिगिनिंग उसके द्वारा विकसित पहला गोब्लिन की देखरेख में माइकल ने 9 और गोब्लिन को बुलाया। उसकी बुलाई गई सेना में 1 हरा भेड़िया, 5 नर ओर्क, 3 मादा ओर्क और 1 नीले फर वाला बंदर शामिल थे। उनमें से प्रत्येक एक सितारा दुर्लभ श्रेणी का प्राणी था, जिसकी शक्ति कम से कम एक शीर्ष कुलीन साधक रैंक 2 के बराबर थी। माइकल ने फिलहाल लकी या प्रिंस को नहीं बुलाया। बिना किसी झिझक के माइकल ने एक कठोर और अटल आदेश जारी किया, सामने दिखने वाले हर राक्षस को मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसकी मरे हुए लोगों की सेना, जिसमें माइकल भी नेतृत्व कर रहा था, अराजकता में गायब हो गई। आसपास के लोगों को युद्ध क्षेत्र में आए अचानक बदलाव को महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। आखिर वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? 10 मानवाकार आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक से अपार शक्ति का विकिरण हो रहा था, निर्दय दक्षता के साथ भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से मार डाला। माइकल का भला उसकी इच्छाशक्ति का ही एक हिस्सा बन गया था, जिसका विषय एक के बाद एक जिन्नों की जान ले रहा था। वास्तव में उसने कितनी बार अपना भाला चलाया था, इसकी गिनती ही भूल गया था। फिर भी उसके अथक प्रयासों के बावजूद राक्षसों की वह कमी नहीं आई जिसकी उसने उम्मीद की थी। अच्छी बात यह थी कि उनके प्रयासों, उनके मरे हुए साथियों और इलाके में मौजूद अन्य अलौकिक शक्तियों की बदौलत वे तुरंत नरसंहार को रोकने में कामयाब रहे, जिससे कुछ आम नागरिकों को पास की बची हुई इमारतों में शरण लेने का मौका भी मिल गया। हालांकि वे इमारतें भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थीं। समय समय पर भीतर से दर्दनाक चीखें गूंजती थीं, जो हवा को चीर देती थीं। सभी लेवल 1 की दरारें, जिनसे राक्षस निकले, सीधे जमीन के ऊपर दिखाई नहीं दी। कुछ विस्फोट छतों पर हुए थे। उन दरारों से निकलने वाले राक्षसों को फायदा था, क्योंकि वे ज्यादा नीचे नहीं गिरते थे। वे इमारतों में घुसपैठ करने के कई तरीके खोज सकते थे, और जब उनका सामना गोब्लिन जैसे कमजोर राक्षसों से भी होता था, तो आम लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं होता था। सौभाग्य से माइकल को अपने परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपने अपार्टमेंट भवन के आसपास लगातार चक्कर लगाकर और बिगिनिंग के साथ अपने संपर्क की जांच करके उसे इस बात का आश्वासन मिला कि उसका परिवार सुरक्षित है और उनके आसपास कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। उनकी चाची स्वभाव से दयालु थी, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और अनावश्यक परेशानी पैदा करने से परहेज किया। और हालांकि माइकल को अब तक अपने अपार्टमेंट भवन में राक्षसों के घुसने का कोई संकेत नहीं मिला था, क्योंकि अब तक कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दी थी, फिर भी वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने एक मरे हुए सैनिक को इमारत के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय रूप से गश्त करने और उसे साफ करने के लिए तैनात किया, जबकि दूसरा संभावित आपात स्थितियों के लिए पहरा दे रहा था। अब फ्यूचर एड्स, वह ब्रांड की उस चेतावनी को भी नहीं भूला था जिसमें उसने राक्षसी अलौकिक शक्तियों द्वारा और अधिक अराजकता फैलाने की संभावना के बारे में बताया था। लेकिन इतने लंबे समय तक सतर्क रहने और उनकी उपस्थिति के कोई संकेत न मिलने के बाद माइकल ने 2 निष्कर्ष निकाले। या तो वे छिपकर सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, या वे उस पुरानी जागीर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना रहे थे जहां माइकल रहता था। कुछ मिनट बीत गए और माइकल अपने विचारों में डूबा रहा, अपने मरे हुए साथियों को आदेश देता रहा और दरार से बरस रहे राक्षसों से अथक रूप से लड़ता रहा। अंततः आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। हालांकि किसी ने भी जश्न नहीं मनाया। जमीन पर मानव और राक्षस दोनों के शव बिखरे पड़े थे, जो तबाही का भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। ये किसी प्रलय के बाद के दृश्य जैसा लग रहा था। अलौकिक शक्तियों में से अब केवल कुछ ही बचे थे, और वे भी बड़ी मुश्किल से। अराजकता पर प्रतिक्रिया देने वाले लोग माइकल से कहीं अधिक उम्र के प्रतीत होते थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बाद में अपनी शक्तियों को जागृत किया था। आम नागरिकों से उन्हें अलग करने वाली एकमात्र चीज उनके भीतर निहित जीवन का बीज था। लेकिन जिस दृश्य ने वास्तव में भीड़ को भय से जकड़ लिया, वह ऊपर का दृश्य था। आकाश में दरारें कम हो गई थी, लेकिन उनकी भयावह उपस्थिति अभी भी बनी हुई थी। अब उनकी संख्या कम हो गई थी, इसलिए नहीं कि वे बंद हो रहे थे, बल्कि इसलिए कि उनका घनत्व कम हो गया था, जिससे एक विशाल परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क सामने आ गया था। क्या अगली दरारें लेवल 2 की होंगी? माइकल ने ये सोचते हुए बुदबुदाया। उसका चेहरा इस विचार से बिगड़ गया। उसे राक्षसों से कोई चिंता नहीं थी। प्रथम स्तर के योद्धाओं के विरुद्ध उसने अपने कौशल का उपयोग करने की जहमत तक नहीं उठाई थी, केवल अपनी शारीरिक शक्ति और भाले का ही इस्तेमाल किया था। उसे संदेह था कि अगली लहर से कुछ खास बदलाव आएगा। अधिक से अधिक उसकी मारने की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन जिस बात ने उन्हें वास्तव में चिंतित किया, वह थी राक्षसों की भारी संख्या और दरारों का बढ़ता हुआ स्वरूप। पहली लहर ने लेवल 1 की दरारें पैदा कर दी थीं। अगर इस दूसरी लहर में लेवल 2 के राक्षस आ गए, तो उसके बाद क्या होगा? लेवल 3 के, लेवल 4 के? माइकल को शक था कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। आकाश में काफी ऊंचाई पर स्थित और उसकी निकटता से दूर कुछ दरारों से एक भयावह दमनकारी आभा निकल रही थी। आज भी उन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी बढ़ते भय के बीच माइकल अपने भीतर के उस हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सका जो इस अराजकता का आनंद ले रहा था, एक ऐसी अनुभूति जिसने उसे अपराधबोध से भर दिया। स्थिति तारांकन 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 तारांकन। नाम माइकल नॉमन। वर्ग कुशल नेक्रोमेंसर। स्तर 15। EXP 16,644/17,718। तारांकन 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 तारांकन। माइकल दुविधा में था, लेकिन ये जानकर कि वह लेवल अप करने से बस कुछ ही मिनट दूर था, उसे आश्चर्य हुआ कि वह किस तरह के स्वर्ग जैसे नरक में फंस गया है। नरक में स्वर्ग, यह उसके आसपास के दृश्य का वर्णन करने का सबसे उपयुक्त तरीका प्रतीत होता था।
जिस शांत और शांतिपूर्ण संपत्ति को वह वर्षों से जानता था, वह अब खून से लथपथ थी। माइकल को क्षण भर के लिए जो संतुष्टि का एहसास हुआ था, वह उस नरसंहार पर नजर पड़ते ही तुरंत गायब हो गया। उसने अपनी नजर अपने अपार्टमेंट की इमारत की ओर घुमाई, या अधिक सटीक रूप से उस खिड़की की ओर जिससे वह कूदा था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire एट वेबसाइट खोजें। आंटी मिया वहीं खड़ी खिड़की से झांक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को देखने के लिए मजबूर किया, नरसंहार को नहीं, बल्कि उसे देखने के लिए। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। उसे आंटी मिया की ये हरकतें बेहद बुरी लग रही थीं। ये मानसिक यातना से कम नहीं थी। फिर भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिन पर उसका नियंत्रण नहीं था। उनमें से एक थी उसकी स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता। अजीब बात यह है कि हालांकि उसके सामने हुआ खूनी नरसंहार भयावह था, इसने हल्की बेचैनी के अलावा और कुछ खास हलचल पैदा नहीं की। शायद इसका कारण ये था कि उसने पिछले कुछ दिन लाशों के बीच घुटनों तक डूबे रहने, राक्षसों से लड़ने और मौत से बाल बाल बचने में बिताए थे। इस तरह की भयावहता से अब उसे शायद ही कोई फर्क पड़ता था, लेकिन उसे गुस्सा जरूर आ रहा था। यह कोई धार्मिक आक्रोश या दुनिया को बचाने की कोई वीरतापूर्ण इच्छा नहीं थी, यह व्यक्तिगत मामला था। यह उनके परिवार के बारे में था। माइकल को इस शरीर की भावनाएं और यादें विरासत में मिली थीं। हालांकि उसे पृथ्वी पर बिताए अपने पिछले जीवन की यादें अभी भी थीं, लेकिन वे यादें दूर की सी लगती थीं, मानो किसी सपने के टुकड़े हों। हालांकि ये दुनिया अधिक खतरनाक थी, लेकिन इसने उसे वह चीज दी जो उसके पुराने जीवन में कभी नहीं मिली, एक स्वस्थ शरीर और असाधारण शक्ति। उसके पास एक अविश्वसनीय मरे हुए सैनिकों की सेना और एक अद्वितीय प्रतिभा थी। भले ही एक दिन उसका अधिकांश हिस्सा उससे छीन लिया जाए, फिर भी स्वस्थ शरीर ही माइकल के लिए इस नए जीवन को पूरी तरह से अपनाने के लिए पर्याप्त था। और अब शैतानी अलौकिक शक्तियों वाले पागलों के एक समूह ने इसे बर्बाद करना चाहा। माइकल का गुस्सा भड़क उठा, जो तीव्र और भयंकर रूप से भड़क रहा था। अगर वह नहीं जागता तो क्या होता? यह योजना स्पष्ट रूप से माइकल की कल्पना से कहीं अधिक समय से चल रही थी, और इसका दायरा वुडस्टोन जैसे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। उसकी शक्तियों के बिना उसका परिवार और वह स्वयं भी नष्ट हो गया होता। कुछ हद तक माइकल राक्षसी अलौकिक शक्तियों की मानसिकता को समझ सकता था। विकास अक्सर दृष्टिकोण को बदल देता है। जिस प्रकार धनवान लोग गरीबों के संघर्षों को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार गरीब लोग धनवानों के जीवन को नहीं समझ सकते। मनुष्य देवताओं के विचारों को नहीं समझ सकते, लेकिन समझ का मतलब क्षमा करना नहीं था। यदि कोई राजा की तरह जीवन जीना चाहता है, या कम से कम एक साधारण जीवन की सीमाओं से अलग जीवन का अनुभव करना चाहता है, तो लड़ाई सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, न कि उन लोगों के खिलाफ जिनके पास सत्ता नहीं है। माइकल की राय में इसके विपरीत करना त्रुटिपूर्ण और विकृत दोनों ही प्रतीत होता था। एक इंसान होने के नाते वह समझता था कि वह क्या सोचने में सक्षम है। अगर एक दिन रैंक 4 अवेकनर के रूप में उसे आम इंसानों के साथ एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़े और उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो वह जानता था कि वह अपना मानसिक संतुलन खो देगा। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि वास्तविक जीवन में ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि अलौकिक शक्तियों के बावजूद समाज पर उनका प्रभाव बहुत कम था। कौन जानता था कि ऐसा पहले कभी हुआ था या नहीं। शायद इस दुनिया में अपने 18 वर्षों के दौरान किसी समय ईश्वरीय क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति को एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा, और वह भी बाकी सभी लोगों की तरह कतार में इंतजार कर रहा होगा। माइकल समझ सकता था कि कड़वाहट की जड़ कहां से थी, लेकिन इससे बुरे व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल, जो अब भी सोच में डूबा हुआ था और माथे पर शिकन लिए लाल उदास आकाश को घूर रहा था, एक आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है। हालांकि उस आदमी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन माइकल उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। कोई बात नहीं, मुझे यही करना चाहिए, माइकल ने विनम्रता से जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक एक चीख गूंज उठी और उसकी बात अधूरी रह गई। चीख के बाद 2 हाथों ने माइकल की कमीज पकड़ ली। तुमने मेरे पिता की हत्या की, तुमने मेरे पिता की हत्या की। माइकल की उम्र का एक युवक उसके सामने खड़ा था। उसके बाल 3 रंगों में रंगे हुए थे और उसके चेहरे पर टैटू बने हुए थे। हालांकि माइकल दिखावे के आधार पर निर्णय लेने वालों में से नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस समय कौन सा व्यक्ति उसकी कमीज को कसकर पकड़े हुए था। दुर्भाग्यवश माइकल न केवल इस व्यक्ति को नहीं जानता था, बल्कि वह अचानक उत्पन्न हुई शत्रुता को भी नहीं समझ पा रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका धैर्य पहले ही खत्म हो रहा था। उसने अभी अभी 200 से अधिक राक्षसों का वध किया था। उसकी रक्तपिपासा अभी भी सुलग रही थी और युद्ध का रोमांच उसकी रगों में दौड़ रहा था। यह एक चमत्कार ही था कि उसने उस आदमी को सीधे थप्पड़ नहीं मार दिया। मुझसे दूर रहो। माइकल की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी सिहरन थी जो उसे सुनने वाले हर किसी की रीढ़ की हड्डी में कपकपी पैदा कर देती थी। यहाँ तक कि बचे हुए आम लोग भी, जो अपने प्रियजनों को खोने या अपनी चोटों पर शोक मना रहे थे, चुप हो गए और उसे घूरने लगे। चेतावनी के बावजूद युवक ने हाथ नहीं छोड़ा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वह माइकल को चुनौती भरी निगाहों से घूर रहा था। ओह, और तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ खास शक्तियां हैं, तो तुम जो चाहो कर सकते हो? युवक ने ईर्ष्या और क्रोध से भरी आंखों से कहा। माइकल की निगाहें एकदम ठंडी पड़ गईं। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि इस मामले को हल्के में लिया जाए या कुछ बल का प्रयोग किया जाए, लेकिन इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाता, कहीं से एक मुक्का आया और सीधे उस युवक के चेहरे पर जा लगा। उस प्रहार से युवक 5 मीटर दूर जा गिरा, जिससे भीड़ स्तब्ध रह गई। जिसने उसे मुक्का मारा वह माइकल का जाना पहचाना चेहरा था, उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाला उसका पड़ोसी। वह उन सबसे ताकतवर अलौकिक शक्तियों में से एक था जिन्होंने उस अफरा तफरी के दौरान माइकल के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।
ये आजकल के बिगड़ैल बच्चे, इन्हें अपनी हदें नहीं पता और न ही ये जानते हैं कि आभार कब जताना चाहिए। उस आदमी ने माइकल की ओर मुड़ते हुए बुदबुदाया, जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। मेरे भतीजे के व्यवहार के लिए मुझे खेद है, उस व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। वो बस मेरे भाई की मृत्यु का शोक मना रहा है। कुछ लोग अपनी परवरिश के कारण अंधे हो चुके हैं और मानते हैं कि सभी बराबर हैं। वे दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं। व्यक्ति के शब्दों में दोहरा अर्थ निहित था। ये बात तर्कसंगत थी, केवल एक अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति ही दूसरे अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति को सही मायने में समझ सकता था। माइकल का पड़ोसी, जो संयोगवश एक चरम मध्य चरण का नायक था, इस धारणा का प्रतीक प्रतीत होता था। लेकिन माइकल को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस व्यक्ति ने उसके भाई की मौत के बारे में कितनी सहजता से बात की थी। एक पल के लिए उसकी बातों से माइकल को शक हुआ कि उन दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे होंगे, शायद और भी बदतर। हो सकता है उस आदमी ने अपने भाई को राक्षसों के चंगुल से बचाने की अनिच्छा से मरने के लिए छोड़ दिया हो। हालांकि माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी सतर्कता बढ़ती जा रही थी। वह पहले से ही इस पड़ोसी को अपनी ब्लैकलिस्ट में डालने के बारे में सोच रहा था। तभी उस व्यक्ति ने बोलना जारी रखा। मुझे अपने भतीजे के असभ्य व्यवहार के लिए खेद है। मेरे भाई की मृत्यु उसके लिए असहनीय रही होगी। उस आदमी की आवाज लड़खड़ा गई, शब्द गले में अटक गए, उसकी आंखों में अनकहे आंसू चमक रहे थे। माइकल की पैनी नजर ने उस आदमी की भींची हुई मुट्ठियों को देखा, जो थोड़ी कांप रही थी, मानो वह खुद को रोक रहा हो। वह ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है, माइकल ने सोचा। उसके भीतर सम्मान की एक हल्की सी भावना कौंध गई। उसके साथ क्या हुआ? माइकल ने आसपास के इलाके पर नजर डालते हुए पूछा। राक्षस जा चुके थे और उसके मरे हुए सैनिक गतिहीन खड़े थे, मानो उनके आदेशों का पालन हो चुका हो। खैर, उनमें से अधिकतर तो ऐसे ही हैं। लिली और पानी को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाली एक अन्य महिला ओर्क, लिली की तरह अग्निशक्ति से ग्रस्त एक तीसरी महिला ओर्क की देखभाल में व्यस्त थी। हालांकि तीसरी महिला ओर्क उन पर ध्यान देने की बजाय अपने शरीर से खून साफ करने में अधिक रुचि रखती प्रतीत हो रही थी। एक सफाई पसंद ओर्क, माइकल ने उत्सुकता से सोचा। उनके दुर्लभ श्रेणी के प्राणियों की बुद्धिमत्ता और अनूठी विशेषताएं उन्हें हमेशा आकर्षित करती रहीं। असीम क्षमता वाला लालची भेड़िया लकी प्रिंस के बिल्कुल विपरीत था, जिसका शांत और जिम्मेदार व्यवहार उसे सेना के सच्चे बड़े भाई जैसा दिखाता था। मृत होने के बावजूद वे इतने जीवंत महसूस करते हैं। माइकल के विचारों में थोड़ी देर पहले सुनाई देने वाले युवक की कांपती हुई आवाज से बाधा उत्पन्न हुई। लड़के के मुंह से खून टपक रहा था और उसने कड़वाहट से थूकते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। राक्षसों के प्रकट होते ही मेरे पिता की तुरंत मृत्यु नहीं हुई। हम तब तक डटे रहे जब तक कि एक और अधिक शक्तिशाली राक्षस नहीं आ गया। लेकिन तुम कहाँ थे? तुम तो उन राक्षसों को मारने में व्यस्त थे जिन्होंने अभी तक किसी पर हमला भी नहीं किया था। सच्चाई का एहसास होते ही माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। तो बात यही है। अगर माइकल को अपने बारे में कोई बात गलत लगती थी, तो वही ये थी कि वह बहुत ज्यादा समझदार था। इस बात का प्रमाण ये था कि वह शैतानी अलौकिक शक्तियों की मानसिकता के एक छोटे से हिस्से को भी समझ सकता था, भले ही उनके कृत्य कितने ही बुरे क्यों न हो। हालांकि वह इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन माइकल कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह अभी शक्तिहीन होता और उसके जीवित रहने के दौरान उसके परिवार को कुछ हो जाता, तो उसका दुख उसे किसी को दोषी ठहराने के लिए मजबूर कर सकता था, चाहे वह उचित हो या नहीं। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल FINAT वेबसाइट खोजें। लेकिन दूसरों पर असभ्य तरीके से आरोप लगाना सरासर गलत था, खासकर तब जब वह खुद इस तरह के अनादर का शिकार हो रहा हो। माइकल झूठ नहीं बोलने वाला था, उसे अनुभव अंक हासिल करने की बहुत चिंता थी। फिर भी उसने सबसे पहले उन राक्षसों को मारा जो लोगों के सबसे करीब थे और उनके लिए तुरंत खतरा पैदा कर सकते थे। उसके बाद ही उसने अंक हासिल करने के लिए दूसरों पर हमला किया। जब उसके पास किसी की जान बचाने की शक्ति थी, तब वह किसी को मरने नहीं देता था, चाहे अनुभव अंक कितने भी लुभावने क्यों न हो। ऐसी स्थिति में वे उसे विचलित नहीं कर सकते थे। फिर भी यहाँ वह था। न केवल माइकल पर आरोप लगाया गया, बल्कि उसके सामने ही उसका अपमान किया गया, उस व्यक्ति द्वारा जिसने अभी अभी उसकी क्षमताओं को देखा था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया में केवल वयस्कों के पास ही वास्तविकता, संवेदनशीलता और जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति की उचित समझ होती है। कम से कम न तो पृथ्वी से आया माइकल और न ही इस शरीर में निवास करने वाली मूल आत्मा किसी को इतनी तेज गति से चलते हुए देखकर उसकी कमीज पकड़ने की हिम्मत करेगी। इस दृश्य को देखकर माइकल को एक ऐसा मुहावरा याद आ गया जिसका सामना वह पृथ्वी पर एक उपन्यासकार के रूप में अक्सर करता था। एक ऐसा मुहावरा जिसे अगर एक ही बार में कई बार इस्तेमाल किया जाए तो वह कभी कभी असहज महसूस करता था। फिर भी मौजूदा हालात में ये कहावत बिल्कुल सटीक व्यक्ति प्रतीत होती है। यह आदमी मौत को दावत दे रहा था। वह अभद्र युवक का शरीर कांप रहा था जब वह खड़ा हुआ और माइकल की ओर बढ़ा। उसकी आवाज में आत्मधार्मिकता का भाव था। मुझे पता है कि सभी अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को सुपरहीरो एसोसिएशन में पंजीकरण कराना और नागरिकों की रक्षा करना अनिवार्य है। आपकी शक्ति को देखते हुए जाहिर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर होनी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल बेकार हैं। अगर यह मेरे चाचा होते तो। माइकल को अब इस बकवास के लिए बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। बिना कुछ कहे उसने तुरंत उस पर अपना कौशल आजमाया। धीमी गाली। हालांकि यह कौशल बुनियादी स्तर की महारत के साथ था और एक समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी पर इसका सीमित प्रभाव था, लेकिन एक साधारण इंसान के खिलाफ यह विनाशकारी था। अचानक युवक को अपने चलने फिरने की गति धीमी होती महसूस हुई। नहीं, वे केवल धीमी ही नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह रुक गईं। माइकल की ठंडी भावहीन आंखों में देखते ही उसके दिल में भय भर गया। माइकल की अत्यधिक रक्तपिपासा का भार उस पर हावी हो गया, जिससे वह युवक लकवाग्रस्त हो गया। मैं मरने वाला हूं, उसने सोचा। भय से उसका दिल जकड़ गया था। सौभाग्य से माइकल का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था।
जी हाँ, मैं सुपर एसोसिएशन का सदस्य हूँ और हाँ, मुझे जनता की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। लेकिन ये समझ लीजिए सिर्फ इसलिए कि एसोसिएशन ने मुझे ये भूमिका सौंपी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेरी मदद पाने का अधिकार है। सावधान रहें, मैं उतना धैर्यवान या क्षमाशील नहीं हूं जितना आप उम्मीद कर रहे होंगे। उस क्षण माइकल की सच्ची भावनाएं प्रकट हुई। उसे इस बात से घृणा थी कि एक अलौकिक शक्ति के रूप में उसकी बढ़ती हुई ताकत उसे फोरम पर वरिष्ठों द्वारा बोले गए कुछ विकृत शब्दों और यहां तक कि राक्षसी अलौकिक शक्तियों की विकृत विचारधाराओं को भी समझने के लिए मजबूर कर रही थी। संग, वह किसी अत्याचारी शासक से कम नहीं था। उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह सब कुछ दांव पर लगा देगा, अपनी जान और अपने प्रियजनों की जान, बिना किसी स्पष्ट इनाम के खुद को खतरे में डाल देगा, और यह सब फेडरेशन के उद्देश्य के लिए। और अगर उसने इनकार कर दिया तो उसे अपराधी करार दिया जाएगा। ये सब इसलिए क्योंकि उनकी शक्ति पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी, जिससे असहमति की कोई गुंजाइश नहीं थी। माइकल फेडरेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, जो खुद को अलौकिक शक्तियों वाले लोगों का राज्य मानता था। लेकिन अब तक उसने जो कुछ देखा था उससे उसकी छवि फेडरेशन के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल बागी बनने की योजना बना रहा था। ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता और वास्तव में इससे और अधिक मुसीबतें खड़ी हो जाती। भले ही फेडरेशन कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो, फिर भी वह ऐसे फायदे प्रदान करता था जैसे कि संसाधन और सुरक्षा, जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और ऐसा करने की हिम्मत भी उसने नहीं की। शाप को छोड़ते हुए माइकल ने देखा कि वह असभ्य युवक लगभग मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चाचा ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया। माइकल ने अपने अंतिम शब्द कहते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बात की। आप किससे बात करते हैं, इस बारे में सावधान रहें, खासकर मेरे जैसे लोगों से। आपको कभी पता नहीं चलता कि किसी के पास कुत्ते जैसा धैर्य हो, यानी बिल्कुल भी धैर्य न हो। हैरानी की बात यह है कि माइकल के पड़ोसी ने भतीजे पर उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया मानो ये सामान्य बात हो। माइकल से बात करने से पहले उसने लड़के को उठने में मदद की। उस पर नरमी बरतने के लिए धन्यवाद, उस व्यक्ति ने एक गहरी भावना से भरी मुस्कान के साथ कहा। माइकल को अपराधबोध का एक हल्का सा एहसास हुआ। उस आदमी ने अभी अभी अपने भाई को खोया था और अब उसके भतीजे को उसकी आंखों के सामने ही दबा दिया गया था। हालांकि लड़के की बदतमीजी इसके लायक थी। इस बात पर कि क्या इससे बाद में कोई परेशानी होगी, माइकल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अधिक से अधिक युवक माइकल पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर सकता है। अगर सुपर एसोसिएशन ने जनता की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद इस मुद्दे को उठाया, तो इससे फेडरेशन के प्रति उनकी राय और भी खराब हो जाएगी। माइकल ने उस व्यक्ति को केवल सिर हिलाकर अभिवादन किया, उस विशेषाधिकार प्राप्त भतीजे को नजरअंदाज कर दिया, जो कई अन्य नागरिकों की तरह समानता की झूठी भावना से अंधा हो गया था। भीड़ की ओर मुड़ते हुए माइकल ने अपनी आवाज ऊंची की। अगर तुम मरना चाहते हो तो यही रहो, किसी भी क्षण उन दरारों से और भी जीव अंदर आ सकते हैं। जैसे ही उनके शब्द लोगों के कानों तक पहुंचे, दर्शक जो माइकल द्वारा मात्र हाथ के इशारे से जादुई घेरा बनाने के उनके पहले के शक्ति प्रदर्शन से विस्मय में थे, अचानक वास्तविकता में लौट आए। घबराहट फैल गई। कुछ लोग सुरक्षित इमारतों की ओर भागे, जबकि अन्य अनिश्चित अवस्था में इधर उधर भटकते रहे। सबसे अधिक भयभीत गंभीर रूप से घायल लोग थे। माइकल ये सब देख रहा था। शुरू में माइकल का ज्यादा शामिल होने का इरादा नहीं था, लेकिन ये जानते हुए कि अब उसकी चाची की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, उसने जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। उपस्थित लोगों में सबसे कम उम्र का होने के बावजूद माइकल निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था। हाल ही में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि स्थिति की उनकी स्पष्ट समझ ने जल्द ही उन्हें वास्तविक सम्मान दिलाया। ये जानते हुए कि राक्षसों की अगली लहर बस कुछ ही मिनटों में आने वाली है, माइकल ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए तेजी से कदम उठाया। उसने अपने हरे भरे भेड़िए से मोटी मजबूत लताओं का उपयोग करके एक गुंबदनुमा आश्रय का निर्माण करवाया और लोगों को उसके अंदर शरण लेने का निर्देश दिया। अपने आसपास की इमारतों की नाजुक संरचनाओं की तुलना में माइकल को बेलों से बने गुंबद की मजबूती पर कहीं अधिक भरोसा था। उसने वर्डेंट वुल्फ को अपने अपार्टमेंट भवन को लताओं की कई परतों से ढकने का भी निर्देश दिया, जिससे वह एक बख्तरबंद किले में बदल जाए। शुरुआती अफरा तफरी शांत होने के बाद माइकल ने देखा कि आसपास की इमारतों में लोग अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं। उसने पूरे समुदाय में संदेश भेजा और छिपे हुए लोगों से पूछा कि क्या वे उसके साथ आश्रय में आना चाहते हैं या अपने अपार्टमेंट में ही रहना चाहते हैं। एम्पायर पर नई कहानियां पढ़ें। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माइकल ने संदेश फैलाने वाली टीमों के साथ अपने मरे हुए सैनिकों को तैनात किया। उसने उन्हें विशेष निर्देश दिए कि वे उन सभी छिपे हुए राक्षसों से निपटे जो पिछली झड़प के दौरान छूट गए हों। हालांकि उसकी सहायता करने वाले कुछ अलौकिक प्राणी कुछ छिटपुट जीवों को संभाल सकते थे, लेकिन उनकी अत्यधिक संख्या अनावश्यक हताहतों का कारण बन सकती थी, जिसे माइकल रोकना चाहता था।